हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार जो पेपर है पूरा का पूरा जो 2024 में आया हुआ पेपर है, रिसेंट पेपर, क्योंकि 2023 का बच्चा मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा है मेरे चैनल के ऊपर। आप जाकर 2023 का जाके चेक कर सकते हैं, वो पेपर मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो अब मैं सोच रहा था कि जो रिसेंट पेपर आया था लास्ट ईयर जो 2024 का आया था उसे मैं सॉल्व करवाता हूं लाइव, ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि यार क्वेश्चन आते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि यार कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा पकड़ना है। यस, कहते हैं कि यार हमारी दिली इच्छा इतनी भी नहीं है सर कि पेपर इतना इजी आए, लेकिन मेहनत से हम कतराते नहीं है। अगर हमें यह मौका मिले कि भाई कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार पेपर बहुत ईजी आ जाए और एकदम लल्लू पेपर हो जाए, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, हर एंगल से, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम दोनों मिलकर जो आपका पेपर है बच्चा एकदम बढ़िया करने वाले हैं। और इसी के लिए मैं यहां पर आया हूं, एक फाइनल बोल सकते हो कि जो ख्वाहिश है आप लोग की कि सर पेपर डिस्कशन भी हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि सारी चीजें जो थी वो लगभग हो चुकी है। वन शॉट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो चुका है। उसके बाद बोलते ना कि आरंभ बैच में हमने कंप्लीट सिलेबस करवाया था, तो भाई इसके बाद एक पेपर भी हो जाए तो मजा आ जाए। यस, एक बार जरा कंफर्म कर दो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, क्योंकि सेशन होने जा रहा है शुरू। ये फरवरी 2024 का पेपर ले रहा हूं जो कि लास्ट ईयर हुआ था, और ये पेपर में पूरा का पूरा बच्चा कंप्लीट पहले नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 7 बजे आपका इंग्लिश का लेक्चर है दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल के ऊपर, तो जितना होगा आज कराऊंगा, अदरवाइज बाकी कल कराऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं, टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी। जितना होगा आज करेंगे और बाकी पेपर कल करेंगे। इसलिए मैंने यहां पर थंबनेल में भी कहीं पे लिखा होगा 1 कि मतलब आज ये पहला लेक्चर है, कल इसका सेकंड लेक्चर होगा। यस, चलिए पेपर का एक जनरली आइडिया ले लो कि भाई जो पेपर का क्वेश्चन पेपर होता है कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर वो स्पेसिफाई करके रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा या सेक्शन 1 जो होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि 10 मल्टीपल चॉइस होंगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। तो 18 मार्क ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर ऑप्शंस नहीं पाया जाता है, ऑप्शंस नहीं पाया जाता है, इस बात का ध्यान देना। सेक्शन नंबर बी जो होता है बच्चा, ऑप्शन यहां से स्टार्ट होते हैं, 3 से लेकर 14 क्वेश्चन होंगे, जहां पर 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई 8 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये 16 मार्क का पेपर होता है, 16 मार्क का क्वेश्चन होता है। और सेक्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक क्या होते हैं, जिसमें 12 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। बड़ा सेक्शन होता है जिसमें से 8 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये 3 मार्क का एक होता है। 24 मार्क इसके ऊपर मिलते हैं, 24 मार्क, बहुत बड़ा सेशन होता है। और उसके बाद लास्ट है बच्चा क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर डी, ऑब्वियस सी बात है 27 से लेकर 31 तक का वो होगा। 5 बड़े आंसर होंगे जिसमें से आपको करने होंगे सिर्फ 3, जो कि 4 मार्क का एक होगा, तो 12 मार्क का ये होता है। यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, और कुछ वैल्यू आपको पहले ही दे दी जाएगी। ये वैल्यू में आर का वैल्यू दिया गया, लेकिन ये वैल्यू को देखना पहले, इसमें जूल लिखा है, जूल मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जूल वाले में ये यूज होगा वैल्यू, लेकिन जहां जहां पर आपको प्रेशर वर्ड आएगा, प्रेशर, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में प्रेशर आ गया, तो वहां पर क्या होगा सर, वहां पे ये तुम्हें पढ़ के जाना पड़ेगा। इतना तो याद रखो आप, ठीक है। एन का वैल्यू याद होता ही है, एफ का वैल्यू भी मालूम है, बट ठीक है देख लेते हैं, चलेगा। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होने जा रहा है आपका पेपर। तो सेक्शन नंबर ए शुरू करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि मैं ऑलरेडी एक सीरीज चालू किया था मैंने वेरी शॉर्ट आंसर का और एमसीक्यू का, अगर आपको याद होगा 21 से 24 मैंने सब करवा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सारे सब तो हो चुका है, बट एज अ पेपर डिस्कस कर रहा हूं, मजा आने वाला है। याद रख बच्चा, एक चीज हमेशा ध्यान देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी आपके चारों सब्जेक्ट हैं, उसमें से कम दो सब्जेक्ट ऐसे हों जिसमें बढ़िया कमांड हो, ताकि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाए। अगर आपका तीनों सब्जेक्ट अच्छा है, चारों सब्जेक्ट अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, बट आप कहीं जूझ रहे हो कि यार परसेंटेज नहीं बन रहे या मार्क्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट है उसमें अगर स्कोर कर ले तो मजा आ जाता है। और केमिस्ट्री बच्चा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सच में बता रहा हूं 70, 75, 80, 85 टच करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पहले तो प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लगभग 25 के ऊपर हर किसी को मिलता है। दूसरा, इसके जो कंटेंट होते हैं वो भी एकदम अच्छे वाले होते हैं, मतलब एक ऐसे कंटेंट मतलब एक ऐसे कंटेंट से भरा होता है ये, जहां पर आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को चूज कर सकते हो जो आप आसानी से कर सकते हो। कोई एक दो क्वेश्चन इक्का दुक्का आ गया जो आपको लगेगा सर मैं किया था लेकिन नहीं लिख पाया, बट ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Cr3 प्लस कैटायन, आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्किंग नहीं दिखाना होता है, बट फिर भी मैं यहां पर साइड में अगर कुछ उसके रिलेटेड वर्किंग होगी
तो मैं साइड में वर्किंग लिखते जाऊंगा ताकि आप जो है कि एज ए स्टूडेंट समझ पाओ कि यार इसकी वर्किंग क्या है। तो क्रोमियम का नंबर होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के मामले में लिखते हैं आर्गन 3d5 4s1, बट यहां पर क्रोमियम 3+ की बात हो रही है, मतलब कि सर क्रोमियम से एक यहां से जाएगा, दो यहां से जाएगा, तो सिर्फ 3d3 बचेगा। अब यहां से पता चल गया कि 3d3 का मतलब ही है कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपने पढ़ा होगा कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यस और नो। अब 3.8 वाला आंसर करेक्ट आता है, तो राइट आंसर है सी। मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कैसे एग्जाम में लिखना है, सी 3.873 BM। एग्जाम में आपको लिखना भी ऐसे ही होगा। कोई डाउट कहीं पर भी? अगला क्वेश्चन, द लिंकेज प्रेजेंट इन लैक्टोज इज। अगर आपको ट्रिक याद होगा तो बच्चा मालूम है कि स्मिथ माइकल लॉर्ड का सर ने ट्रिक बताया था। स्मिथ माइकल लॉर्ड, किसकी ट्रिक की बात हो रही है? लैक्टोज है तो लॉर्ड अल्फा। पहले ये देख लो, स्मिथ माइकल लॉर्ड की एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही गुड गर्ल है, जो जीजीटी में पढ़ती थी, राइट? ऐसा कुछ ट्रिक था अगर आपको याद होगा। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, ये अल्फा अल्फा बीटा बीटा, इसका होता था C1, इसका होता था C4। तो लैक्टोज के लिए कॉम्बिनेशन क्या है बच्चा कि बीटा वर्जन का C1 आने वाला है, C1 और C4। तो बीटा वर्जन का C1 C4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, इसका आंसर भी लकली C आ गया। तो आंसर C, ये लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बिल्कुल ऐसा ही कॉपी करना है। मतलब सिर्फ ऑप्शन लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन पे मार्क्स नहीं मिलेगा। आया ही बस, आया इस बात, ये बात समझ में आ रही है बच्चा? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन वर्किंग यहां पर मैं आपके लिए दिखा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, वर्किंग आपके लिए दिखा रहा हूं। C2H5 फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैंने इसमें H2 मिला दिया निकल के प्रेजेंस में, तो आपको बता दूं बच्चे कि निकल जाएगा, एक H यहां जाएगा, एक H यहां जाएगा, मतलब ये जो मेरा आंसर होगा वो बन जाएगा C2H5 CH के ऊपर OH CH3, 1 2 3 4, मतलब इसका नाम आ गया ब्यूटेन के 2 नंबर पे ऑल। ठीक है, ये नाम बस याद देख लोगे, ऐसा कहां पे मिल रहा है आपको। 1 2 3 4 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 1 2, हाँ ये सही लग रहा है, ब्यूटेन के 2 नंबर पे। तो राइट आंसर आएगा बच्चा नंबर बी। ऐसे लिखना पड़ेगा नंबर बी। सर यहाँ पर स्मॉल बी है, तो स्मॉल लिखना है कि कैपिटल लिखना है, तो जैसा है वैसा ही लिखो। ठीक है, ये भी ध्यान दो जरा, अगर सब जगह स्मॉल, ये तो स्मॉल ही लिखा है मैंने, यहां पर भी स्मॉल जैसा ही समझो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना स्मॉल कैपिटल में भी मार्क्स कटेंगे नहीं, ये लिखना जरूरी होता है। राइट आंसर है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख बच्चा, अगला क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 0.00 कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? वर्किंग दिखा रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। पीएच का वैल्यू क्या होता है? माइनस log टू द बेस 10 H+। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H+ कितना दिया है बच्चा पहले वो देख लो। H+ से 0.001 मतलब 10 का पावर -3 है सर, तो यहां पे लिखेंगे 10 का पावर -3। ये माइनस माइनस यहां पर आ जाएगा, -3 और माइनस ऑफ -3 log 10 1 हो जाता है, तो राइट आंसर आ गया 3। तो ऐसा आंसर आएगा। पीएच पूछा है कि पीओएच पूछा है? सर पीएच ही पूछा है, तो राइट आंसर आएगा नंबर बी, आंसर लिख दो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्लियर है बच्चा एकदम? अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बढ़िया क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है बच्चा, पहले यहां पे पढ़ लो अच्छे से। सोडियम मतलब Na पहले आएगा, फिर हेक्सा नाइट्रो बोला है, मतलब कि यहां पर आपको NO2 आने वाला है, वो तो फिक्स है, NO2 आएगा। हेक्सा बोला है तो 6 बार आएगा, और कोबाल्टेट बोला है तो CO आएगा, ये परफेक्ट आंसर है। लेकिन अब यहां पर आगे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो ये 6 है, तो ये 3 बार आएगा, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो ये +3 प्लस CO -6 = 0, CO -3 = 0, तो CO = +3। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा बोलो? वो हमारा राइट आंसर C आ जाएगा, जहां पर ये तुमको लिखना होगा कि Na3
प्लीज ये ध्यान दो, जल्दबाजी में और प्रेशर में 1 साल की बात बता रहा हूं कि बच्चे ने सामने से मैसेज किया कि सर मैं सारे एमसीक्यू में सिर्फ एबीसीडी लिखकर आ गया। सर मेरे को अच्छे से आपने बताया था, लोगों ने बताया था कि भाई वर्ड भी लिखना पड़ता है, सेंटेंस भी लिखना पड़ता है, ऑप्शन भी लिखना पड़ता है, बट सर मेरे ध्यान में ही नहीं रहा, एकदम गायब हो गया। मैं आंसर आ रहा था मुझे, लेकिन सर मैं एबीसीडी लिख के आया। भाई उसके 10 मार्क पूरे उड़ गए, 10 मार्क पूरे जड़ से उड़ गए। इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नहीं चलेगा, ऑप्शन प्लस उसका आंसर। ऑप्शन में क्या है ये आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, अच्छे से लिखना, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एफसीसी 4 होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। राइट आंसर है 4, ठीक है, डी आंसर करेक्ट है। मोनोमर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के लिए क्या यूज होता है बच्चा? टेफ्लॉन के लिए क्या यूज होता है? नंबर डी, दैट इज टेट्रा फ्लोरो इथीन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? सब पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड कौन सा होता है? विनाइलिक का मतलब जिसपे डबल बॉन्ड के ऊपर ही एक्स रहेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर ही एक्स होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ही एक्स होना चाहिए। ऐसा आंसर तो सर बी लग रहा है मुझे, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड पर ही एक्स है और वो एरोमेटिक का पार्ट होना भी नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो एलिफेटिक का पार्ट होना चाहिए। तो राइट आंसर है नंबर बी। मजा आ रहा है एकदम? यस, कोई डाउट है बच्चा? अगला कंसेप्ट, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन में अगर हम Hg का सॉल्ट और H2SO4 मिला तो क्या बनेगा? अब मुझे तो मालूम है क्या बनेगा, बट आपको मैं दिखाना चाहता हूं क्या बनेगा। कि जब इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, बिकॉज ये हाइड्रेशन है, इन प्रेजेंस ऑफ H+ और Hg+, मतलब Hg2+, ठीक है, तब ऐसे केस में बच्चा यहाँ पर मार्किंग का रूल फॉलो होता है और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जिसके हिसाब से आंसर बन जाएगा CH3COH। ये इस तरह से आगे होता है टेट्रामेरिज्म, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद आंसर आता है एसीटोन या कीटोन, प्रोपनन। देख लो क्या दिया आंसर में, इसमें से कोई भी आंसर आप लिख लो भाई, कौन सा आंसर है तो ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है। प्रोपनन, जो कि एसीटोन का ही IUPAC नेम दिया हुआ है, तो लिख लो प्रोपनन। चीजें क्लियर हो गई एकदम? कैसे आ रहा है वो भी दिखा रहा हूं, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। मतलब ये यूनिट जो है ना बच्चा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 0 ऑर्डर के बेस पर ही बनाया गया है। देखो रेट का यूनिट क्या होता है? रेट इक्वल टू के, ए का पावर 0 ले लो, तो रेट इक्वल टू क्या होता है बच्चा? रेट इक्वल टू के। और रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब वो 0 ऑर्डर है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बोलो? राइट आंसर क्या आ गया बच्चा? जैसा लिखा वैसा ही, A0 का स्पेलिंग लिख देना। नंबर 1 खत्म हो गया। भेटला का सगळ्यांना? एवरीवन इन द चैट बॉक्स पहले कंफर्म करो, क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया? अब आते हैं 1 मार्क वाले आंसर। अगेन देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। तो जिनको लग रहा है कि सर इसमें से मैं 4 करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ना चलबे। क्यों सर? अरे भाई कंपलसरी क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले। सेक्शन ए में कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको 18 मार्क एकदम गारंटीड आना ही चाहिए, तब आपको पूरे के पूरे बोल सकते हो कि आप 90+ के बारे में सोच सकते हो। राइट द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल यूज्ड इन रिमूव ई कोली बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। आंसर कौन सा भाई यहां पर एलिमेंट या मेटल लेते हैं? आंसर है सिल्वर मेटल। सर ऐसा ही लिखेंगे या सेंटेंस बनाएंगे? ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये 1 मार्क का ही होता है, ठीक है। सिल्वर मेटल नैनो पार्टिकल, ऊपर वाले को देख के बनाने का, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, कुछ अलग से लिखना है। अगर ऐसा एक वर्ड वाला लेटर कोई आंसर आ रहा है तो, टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। एक मार्क का बड़ा ही प्यारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। इंपॉर्टेंस से 50+ आ जाएंगे, आराम से मिलेंगे बच्चा, सही तरीके से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट द नेम ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट व्हेन इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड इथेनॉल। क्या बोला है बच्चा? वापस से पढ़ो। इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड इसको बोलते हैं। क्या बोला है? सोडियम और इथेनॉल बोला है। सोडियम इथेनॉल का मतलब इसको रिडक्शन करना है। सोडियम और इथेनॉल का मतलब है इस तरह से,
4 से मल्टीप्लाई करो, 2H यहां पे, 2H यहां पे, आंसर बन जाएगा C2H5 CH2NH2। नाम आएगा 2 1 3 कार्बन हो गए, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? प्रोपाइल अमाइन बोलेंगे। व्हाट इज राइट द नेम ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट? तो इसका जो नाम होगा बच्चा वो लिख देते हैं फाइनल आंसर का। ये तो इथाइल साइनाइड है। अब यहां पे अलग से एक लिखना नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ना ये एग्जाम में आपसे रिएक्शन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन लिख दिया, अच्छी बात है, इनको इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में कि इसका नाम क्या है। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट है प्रोपाइल अमाइन। एन प्रोपाइल लगा सकते हो, प्रोपना अमाइन लिखना है तो लिख दो एन प्रोपाइल अमाइन या प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, प्रोपेन 1 अमाइन रिडक्शन से बनता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन? इस ईयर महाविजन होगा क्या? अरे हमेशा होता है यार, इस साल भी होगा, क्यों नहीं होगा? यस, नहीं तो पब्लिक बोल रही है ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए, पता नहीं महारिविजन। हमारे टीचर ने हमको ऐसे ही सिखाया। अरे टीचर ने ऐसे ही सिखाया पगलो, तुमने ध्यान नहीं दिया। इधर देखो जरा, ये AgCl है ना बच्चा, तो सीधा सी थोड़ा क्या अटैक करेगा, ये घूम जाता है, घूम जाता है, घूम जाता है, बन जाता है NC। नाम आएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। आया समझ में? इसका नाम इथाइल क्लोराइड। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CONH3 6+, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल जो है वो देख लेते पहले कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां पे Z का मतलब आपको कोबाल्ट का नंबर होता है जो कि दिया है, दिया नहीं है बट याद होना चाहिए, फेकोनी तो 27 है, फेकोनी। ठीक है, X का मतलब ऑक्सीडेशन, जो मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे 0 हो गया तो +3 आ जाएगा। और Y जो है ना बच्चा, जितना ये लीजेंड होगा उसका डबल करो, तो ये 6 लीजेंड है, 6 का डबल 12। अगर मोनोडेंटेड होंगे तब, ठीक है। अब बोलो क्या होगा? Z कितना है सर? Z है 27, X कितना है 3 + 12, 24 + 12, राइट आंसर 36 लिखने का। Therefore EAN = 36, एंड में ऐसे बताने का, निकाल दिया EAN। कोई दिक्कत है? यस, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ Ti4+ आर कलरलेस ड्यू टू। क्यों भाई ये कलरलेस क्यों है? तो डायरेक्टली आंसर लिखने से अच्छा कि कंसेप्ट भी समझते चलो कि कलरलेस क्यों हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे टाइटेनियम फेकोनी, टाइटेनियम का नंबर है 22, लिखते हैं आर्गन 3D2 4H2। यस सर, हमको बोला टाइटेनियम 4+ कर दो। अरे बाप रे सर, 4+ में तो सिर्फ ये आर्गन बचेगा, बाकी सब तो गायब हो गए। तो ये कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। जो डी में अनपेड था ना बच्चे पहले 2, वो गायब हो गया। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ DD ट्रांजिशन, क्योंकि अनपेयर्ड नहीं होगा तो इसके अंदर DD ट्रांजिशन भी नहीं पाया जाएगा। आया समझ में? दोनों लिखना, आधा आधा नंबर का हो सकता है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोला है कलरलेस क्यों है? कलरलेस इसलिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चा, वो रीजन बताना है। अगला, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मोलार कनेक्टिविटी। बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, जब भी मैं इसको देखता हूं ना मैं बेहोश हो जाता हूं। भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया, कैसे ढूंढे? यस, कैसे ढूंढे, कैसे बताएं कितना हम चाहें। तो ये तरीका मैं अप्लाई करता हूं, मैं ये फॉर्मूले को याद कर लेता हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। एक बच्चा पूछा सर व्हाट इज DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन का मतलब है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चा, तब उसका एक D का इलेक्ट्रॉन दूसरे D में जाके जंप करता है, और ये जंप करने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी खींचते हैं सनलाइट से। बट यहां पर अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए DD भी नहीं होता है। आया समझ में? यस। चलो, लैम्डा अपॉन K, लैम्डा इक्वल टू K/C। सर क्या करें, क्या करें? मैं बताता हूं क्या करें। इस K का यूनिट क्या होता है पहले वो देख लो, इस तरह से।
क्योंकि ऐसा ही पूछा तो मीटर में आएगा, और ये सी होता है मोल पर मीटर क्यूब ले लो। अब इसको पूरे को ऊपर डाल दो तो ये वैसे का वैसे चला जाएगा, मतलब ओम इनवर्स m-1 + 3 हो गया, और मोल ऊपर जाएगा तो -1 आ गया। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, ओम इनवर्स m/2 मोल -1, ये हमारा राइट आंसर आ गया। ओम को हम एस भी लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख दीजिए SI यूनिट ओम इनवर्स मीटर का स्क्वायर मोल -1, एस भी लिख सकते हैं। फिर से याद करो इस चीज को कि ये दोनों ही राइट आंसर है, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। ये दोनों राइट आंसर है। अब दोनों लिखेंगे, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। कोई दिक्कत है बच्चा? यस, सब आने वाला है। राइट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस। जब कभी भी गैस एक्सपांड होती है, जब कोई पिस्टन हम बनाते हैं, ठीक है, समझ लो, और जब गैस बच्चा एक्सपांशन नेचर दिखाता है, तो इसका मतलब कि गैस एक्सपांड हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो सामने सिस्टम है वो खुद काम कर रहा है, और जब सिस्टम काम करता है तो बोलो क्या होता है, बोलो जरा क्या होता है उसका वर्क डन का एक्सपांशन क्या होगा। तो बच्चा हम बोलेंगे ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस साइन कन्वेंशन में क्या लिखेंगे, वर्क डन इज नेगेटिव। समझे? W जो होगा बच्चा नेगेटिव होगा। क्यों सर? क्योंकि सिस्टम खुद काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है। जब सिस्टम खुद काम करता है ना तो वो नेगेटिव होने लगता है। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई डाउट है? एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। राइट द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कंडीशन है बच्चा? कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन, सॉल्वेंट शुड पास फ्रॉम मोर डाइल्यूटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर डाइल्यूटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। मतलब कि जो मोर डाइल्यूटेड सोल्यूशन है वहां से मोर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा सॉल्वेंट, पहला कंडीशन है। दूसरा, अ प्रेशर विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर विच इज a pressure which is greater than osmotic pressure is applied on more concentrated side, more concentrated solution side। ये नीचे वाला तो कंपलसरी लिखना है क्योंकि इसके ऊपर ही मार्क्स एक्चुअल में देखेंगे तो, ठीक है। मतलब हम एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यस, एक बच्चा प्रिया बोल रही सर और फास्ट लो सर, और तेजी से पढ़ाओ। यस, यहां पर सेक्शन 1 खत्म हुआ है, और जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में इंटरेस्ट है, जिनको लग रहा है कि एमएससी सिटी करना है बोर्ड के बाद, बहुत टेंशन है सर सिटी का, बोर्ड का तो चलो हम निकाल लेंगे XYZ करके, बट सिटी कैसे होगा, हमारा बहुत टेंशन आ रहा है, तो उनके लिए बता दो कि भाई आपको ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर, हमारा ऐप भी है, जैसे ये चैनल है वैसे ही ऐप भी है, ठीक है। बढ़िया से 1 लाख के ऊपर डाउनलोडिंग है, 4.89 के ऊपर रेटिंग है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं उस ऐप के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं खुद सोविन सर आपको वहां पे पढ़ाता हूं, पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 11th 12th सब मैं ही कराता हूं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप रेटिंग जाके देखो, समझ में आएगा, ठीक है। कंटेंट पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लो, और हमारा जो क्रैश कोर्स है एकदम हाई क्वालिटी का क्रैश कोर्स बच्चा, वो आपका इंतजार कर रहा है। डिस्काउंट कूपन अभी भी ऑन है, फायदा लीजिए और जुड़िए हमसे क्रैश कोर्स के अंदर, जो कि बोर्ड एग्जाम के बाद ये क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी, मजा आने वाला है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? 999 का है बच्चा, ठीक है, डिस्काउंट कूपन के साथ में। सेक्शन बी में क्या होता है सर? सेक्शन बी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और सेक्शन सी में 3 नंबर वाले क्वेश्चन, और सेक्शन डी में 4 नंबर वाले क्वेश्चन। लेट्स होप कि
कितना हम करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मजा आने वाला है, धमाल होने वाला है, बवाल होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन खतरनाक सर। देखो 2024 में ना ये थोड़ा सा ज्यादती कर दिया था उन्होंने। बोल रहे हैं कि भाई डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। ओ माय गॉड। ऑब्टेनेबल ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई ये बड़ा वाला जो आंसर है, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा वाला जो आंसर है, जो जनरली हम अज्यूम करते हैं कि 3 से 4 मार्क वाले में आएगा, भाई इस साल यहां पर ये भाई साहब ने 2 मार्क में पूछ लिया 2024 में। तबाही, फुल तबाही। सर क्या करेंगे फिर? समझाता हूं, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, आगे मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा आंसर लिखा हुआ है या रखा हुआ है ताकि आप समझ पाएंगे क्या है, बट पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा आंसर यहाँ पे पहले ब्लैंक स्लाइड पे दिखाऊंगा, इस पे पूरा आंसर अब छाप दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बस उसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल का रखो। ठीक है, यहाँ पे देख बच्चा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या है कि हम सिचुएशन लेते हैं। क्या होता है सिचुएशन? सर सिचुएशन ये होता है कि हम ऐसे पिस्टन जो लेते हैं ना बच्चा, हम एक ही पिस्टन को 4 अलग अलग केस में देखते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, पिस्टन है और अंदर गैस भरी गई है इस तरह से। अब इसके हिसाब में मैंने मास अटैच कर दिया, इस तरह से मास ले लिया इस तरह से। फिर हम देखते हैं कि यार जब हम मास को थोड़ा सा कम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब हम मास हटाएंगे तो थोड़ा सा गैस एक्सपांड हो जाएगी। मास मैंने क्या किया बच्चा, कम कर दिया, एक एक कम कर दिया। समझो यहाँ पर 4 मास था, 6 मास है टोटल, अब यहाँ पर 1 2 3 4 मास है, थोड़ा सा आपको गैप मिल जाएगा बराबर। फिर हमने क्या किया बच्चा, मास और कम कर दिया। मास और कम करेंगे तो पिस्टन और ऊपर चला जाएगा, देखो इस तरह से एकदम दिख रहा है। तो मास मैंने और कम कर दिया। फिर मैं ये देख पाऊंगा कि यार अगर मैं और कम करता हूं मास, समझो मैंने ऐसे कर दिया तो और ऊपर चला जाएगा। मतलब ये सोचो कि यार एकदम एक एक मास कर दिया, मतलब ये गैस इस तरह से क्या होगा बच्चा, आपका एक्सपांड होते चली जा रही है और वो इस तरह से बच्चा वर्क कर रही है। तो ये जनरल आइडिया है। एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे, क्लीन नीट डायग्राम होना चाहिए, देखो इस तरह से। और इसका एक्सप्लेनेशन में बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन है। क्या है एक्सप्लेनेशन पहले समझो। इसके अंदर क्या भरा है बच्चा, मैंने गैस भरा हुआ है। उस गैस को हम बोलेंगे वो एन मोल वाला गैस है। तो कंसीडर एन मोल ऑफ एन गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, जिसके पास रिजिड सिलेंडर होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, मूवेबल होता है, आसानी से मूव कर सकता है। ये कंडीशन है थर्मोडायनामिक्स में। जब भी पिस्टन की बात आएगी, ये ऊपर की 2 लाइन बच्चा फिक्स रहने वाली है। ये फिक्स रहने वाला है कि कंसीडर एन मोल ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग रिजिड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ठीक है, अगर ये एक्सपांड करेगा आइसोथर्मली या रिवर्सिबली तो ऑब्वियस से V1 से V2 पे एक्सपांड करेगा, जो दिया भी है इन्होंने वही दिया भी है कि भाई ये वही सेम है, V1 से V2 पे एक्सपांड कर रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्या हो रहा है, तो आप खुद बोलेंगे कि सर जो ऊपर का प्रेशर है, जो ऊपर का प्रेशर उसको हम PEX बोलते हैं, PEX। ठीक है, इस तरह से। और जो नीचे का प्रेशर होता है, नीचे मतलब ये वाला प्रेशर जो एक्सपांड हो रहा है वो मेरा P है, और इसमें नीचे का प्रेशर बड़ा है और ऊपर का प्रेशर छोटा है। तो अगर इसको मैं डिफरेंस निकालूं तो ये बन जाएगा P माइनस PEX, जो कि किसके बराबर होगा, स्मॉल डिफरेंस DP के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला समझो पहले। नीचे का प्रेशर जब बड़ा होगा बच्चा, तभी तो ये धीरे धीरे बड़ा होगा। आप अज्यूम करो इस तरह से कि नीचे का प्रेशर अगर हमारा ज्यादा होगा, नीचे का गैस अगर एक्सपांड हो रहा है, तभी तो बच्चा साइज ऐसे बड़ा होगा। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, इसीलिए P इज ग्रेटर देन PEX, और उसके हिसाब से P माइनस PEX इक्वल टू DP, ये DP के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत है बच्चा यहां तक? कोई कंफ्यूजन है? कोई ऐसा है जो बेहोश हो रहा है किसी भी एंगल से? इसकी मदद से अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं PEX का वैल्यू भी पता कर सकता हूं कि भाई PEX क्या होगा। तो मेरा PEX यहां चला जाएगा, DP यहां आ जाएगा। ऐसे केसेस में मैं बोल सकता हूं कि P माइनस DP इक्वल टू P एक्सटर्नल, इस तरह से P एक्सटर्नल, EXT मतलब एक्सटर्नल, जो बाहर का प्रेशर। ये मुझे मिल गया। यस सर। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं यार मुझे जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर है, तो हमें पता है कि वर्क डन F इंटू क्या होता है बच्चा, जरा बोलो, F इंटू D होता है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? बिल्कुल आ रही है। F किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे F होता है P एक्सटर्नल इंटू एरिया के बराबर होता है। ये कहां से आता है बच्चा, ये फोर्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? फोर्स का। अब अपना दिमाग चलाओ आप कि यार ये P एक्सटर्नल इंटू एरिया बोल रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि यार अगर ऐसा है तो मैं अगर इस W के अंदर अगर मैं चेंजेस करता हूं, अगर मैं W में ये चीजें पुटअप कर देता हूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे तो ऐसा मिल जाएगा। देखो W इक्वल टू F की जगह पे माइनस P एक्सटर्नल इंटू D इंटू A। अब ये भाई साहब मिलकर बन जाते हैं डेल्टा V, मतलब कि W बन जाएंगे माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V वाला हिसाब किताब है, दैट इज V2 माइनस V1 वाला हिसाब किताब है। यस और नो? और कोई बताएगा यार DV रखो चलेगा,
डीवी रखो, बाद में हम वी टू माइनस करेंगे, ये ऐसे रख दो फिलहाल, सोचो। और डीवी को भी मैं ऐसे रख देता हूं भाई, ये डीवी है, डीवी डीवी रख देता हूं, डीवी मतलब स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वॉल्यूम। देख बच्चा, यहां से यहां का गैप कितना होगा, बहुत छोटा, यहां से यहां का गैप कितना होगा, बहुत छोटा, यहां से गैप कितना, बहुत छोटा, मतलब ये कितने डिस्टेंस में आ रहे हैं, बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए बोलेंगे कि वॉल्यूम में चेंजेस बहुत कम हो रहा है। क्या ये बात समझ में, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी कैसे, डीवी कैसे हुआ। अब ये सोचो कि अगर मैं इसको हटा दूं और इसकी जगह पे ये लेकर आ जाऊं, तो बोलो क्या मिल जाएगा मुझे डब्ल्यू में, तो हम बोलेंगे ये स्मॉल डब्ल्यू, तो इसको डी डब्ल्यू कर दो, डी डब्ल्यू, क्योंकि ये स्मॉल वर्ड डब्ल्यू हो रहा है ना बच्चा, बहुत कम कम गैप के लिए हो रहा है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, उसको हटा के क्या लिखेंगे, पी माइनस डीपी लिख दो। देखो यहां पर माइनस ऑफ पी माइनस डीपी इंटू डीवी। क्या ये बात समझ में आई, फिर से रिपीट करो, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि जो हमारा डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या है बच्चा, डीवी है। मैंने माइनस पी एक्सटर्नल को हटा दिया, जब मैं इसको हटाऊंगा तो देखो मैंने ये रख दिया, पी माइनस डीपी रख दिया, पी माइनस डीपी माइनस पहले से था, देखो ये वाला माइनस पहले से था। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बोलो क्या मिलेगा, माइनस पी डीवी मिल गया, दिखाई दे रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस डीपी डीवी होगा। अब ये दोनों वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू है, तो छोटी छोटी वैल्यू को हम क्या करते हैं बच्चा, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब नेग्लेक्ट हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या मिला, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, अच्छा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डीवी मिला। अगर मैं इसका बच्चा इंटीग्रेशन लेना शुरू करूं तो इंटीग्रेशन में मैं ऐसे ले सकता हूं कि हम आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ध्यान देना बच्चा। तो बताओ पी इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे एन अपॉन वी आर टी होगा। क्या मैं पी की जगह पे ये रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखो मेरा आंसर क्या मिल गया, माइनस एन अपॉन वी आर टी डीवी। अब जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में डी डब्ल्यू जो स्मॉल है वो मैक्सिमम वर्क डन बन जाएगा, और ये जो भाई साहब है ये V1 से V2 की तरफ जाएंगे, तो ये भाई साहब में एन आर टी कॉमन आ जाएंगे, कॉमन मतलब बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट के हिसाब से। तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन वी डीवी बचा, V1 टू V2। क्या ये बात समझ में आई सबको, यहां तक पहुंचना ही इंपॉर्टेंट है, बस आगे कुछ नहीं, आगे टाइम पास है। फिर से देख बच्चा, पहले डायग्राम बनाओगे, इसका थ्योरी लिखोगे, बाद में यहां पर क्या समझना है कि जो वर्क डन होता है वो एफ इंटू डी होता है, लेकिन एफ किसके बराबर है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए के बराबर है। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं ऊपर, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी इंटू वी, जो कि बन जाएगा डेल्टा डीवी बन जाएगा। डीवी मतलब स्मॉल वर्क, स्मॉल वॉल्यूम, और माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। जब माइनस पी एक्सटर्नल को मैं रिप्लेस करूंगा इसकी मदद से, पी माइनस डीपी की मदद से, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे सिर्फ ये बचेगा। इसका मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ले, मुझे ये मिल गया। अब आगे सॉल्व कर दो आप, अब आगे टेंशन नहीं है। 1 अपॉन डीवी क्या होता है बच्चा, माइनस आर टी, 1 अपॉन डीवी होता है एल एन वी, V1 टू V2 आपका लिमिट है। लिमिट ये बोलता है कि भाई आप क्या करोगे, आप लिमिट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ln v माइनस ln v1 चलेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस nRT बाहर आ गया, फिर ln बन जाएगा v2 अपॉन v1, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। अब इस ln को हटा दो, 2.303 ले लो, यही आपका फाइनल आंसर बन गया, 2.303 log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। बोलो ये बात समझ में आई क्या। सर एग्जाम में लिखना कैसे होगा वो बता दो। यस, लिखना कैसे होगा, तो भाई ये मैंने आपको समझाया है। लिखना होगा तो भाई यहां से आपका सोल्यूशन चालू हो रहा है या यहां से आपका आंसर चालू हो रहा है, अगर मैं कहूंगा तो ठीक है। क्या करेंगे, पहले ये डायग्राम बनाएंगे, उसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन देंगे, छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद बच्चा, उसके बाद थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपने ये नहीं किया ना तो भी चल जाएगा, बट मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट आंसर दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने ये रखा है। अदरवाइज आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय डीवी देन वर्क डन इज गिवन बाय, मतलब अगर डीवी से होगा मेरा आंसर तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि मेरा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये आ गया बच्चा। अब बोलो पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, एक्सपांशन इज रिवर्सिबल है, इसीलिए पी माइनस पी एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी। मॉडिफाई किया तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी माइनस डीपी के बराबर है। एक काम करो, ये पी एक्सटर्नल हटा दो, उसकी जगह पे पी माइनस डीपी रख दो, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, पी माइनस डीपी रख दो। पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी माइनस डीपी, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 2 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी माइनस डीपी इंटू डेल्टा वी। अब ब्रैकेट ओपन करो, पी डीवी आ गया प्लस डीपी डीवी आ गया। ये क्या हो गया बच्चा, नेग्लेक्ट हो गया। देखो डीपी डीवी इज वेरी स्मॉल, हेंस इट इज नेग्लेक्टेड। कोई डाउट है तो मुझे फाइनली आंसर मिल गया। अब टू गेट मैक्सिमम वर्क डन हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इसको सर्टेन लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये इनिशियल से फाइनल डी डब्ल्यू V1 टू V2, ये भाई साहब क्या बन गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके क्या बन जाएगा, मैक्सिमम वर्क डन आ गए। देखो मैक्सिमम वर्क डन आ गया, यहाँ पर पी डीवी है। अब पीवी को हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको मॉडिफाई कर बच्चा, तो पी क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी, सब्स्टिट्यूट कर दो, एन अपॉन वी आर टी, माइनस को बाहर लिया। अब एन भी बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया, टी भी बाहर चला गया। देखो माइनस एनआरटी बाहर, ये 1 अपॉन वी डीवी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, मैथ्स में ln x होता है, वैसे ln v हो जाएगा, ln v2 माइनस ln v1। बाद में इसको सॉल्व किया, अपॉन में आएगा, इसको हमने ln को हटाया तो 2.303 लॉग आ गया,
इस सेलन को हटाएंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल गया। ये 2 मार्क का आंसर है इस बार ये 2 मार्क का आंसर। मैं समझ सकता हूं कितनी ज्यादती हुई है, कितनी ज्यादा आपके साथ बोलते ना नाइंसाफी हुई है। सर ये 2 मार्क का कैसे हो सकता है, 3-3 4-4 मार्क के आंसर को 2 मार्क में डाल दिया। अब यहीं पर आपका गेम चालू होता है कि 12 में से मुझे 8 करना है, तो मैं कौन सा करूं 8, यही बच्चा गेम है आपका। दिस इज द गेम, ठीक है। चलो उम्मीद करो कि ये एकदम नसों में बैठा होगा। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लैग्ड। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है सर? देखो इंटर हैलोजन क्या है पहले मैं समझा देता हूं। इंटर हैलोजन का मतलब ही है हैलोजन रिएक्ट्स विद हैलोजन। आप ये समझो, इन दोनों को मैं आपस में रिएक्ट करा रहा हूं, समझो एक को डैश ले लो, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये ऐसा बन सकता है, बराबर। कहीं कहीं पे भाई ये ऐसा ना बन के ऐसा ऐसा भी बनता है, कहीं कहीं पे ये ऐसा बनता है। अब सिर्फ डेफिनेशन पूछा तो ज्यादा आपको बोल वचन देना नहीं है, तो आपको सिंपल बोलना है कि जब हैलोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तब वहां पर बच्चा एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जहां पर आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड के नाम से इनको हम जानते हैं। और नीचे बोला कि एक रिएक्शन करके, क्योंकि 2 मार्क का, तो 1 मार्क तो डेफिनेशन में हो गया डायरेक्ट। केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद स्लैग्ड लाइम, मतलब कि आपको करना है CaOH ट्वाइस को Cl2 से रिएक्ट करना है। सिंपल आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। CaOCl ट्वाइस, इस तरह से एक प्रोडक्ट बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। उसके साथ में और भी चीजें बाहर निकलती है, वो मैं दिखा देता हूं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन। एटम्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन, छोटा आंसर है ClFBrI, ऐसा एग्जांपल दे दो। अब बोल रहे हैं कि सर दूसरा आंसर, जब क्लोरीन को हम ड्राई एसिड लाइम से रिएक्ट करते तो क्या बनता है? आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। एग्जाम में उनको ये मेन आंसर चाहिए, ठीक है। रिएक्शन दिखा दो। CaOH ट्वाइस में मैंने Cl2 मिलाया, CaOCl, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये फॉर्मूला याद रखो, इस बार के पेपर में अकेला कहीं पे फॉर्मूले ग्रुप में भी आ सकता है। कई बार आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर। फिर सर यहां से H बाहर जाएगा तो H2 बाहर चला गया, बैलेंस कर दो। और यहां से Cl है तो CaCl2 बाहर जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया, एक बार चेक कर ले बच्चा। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला याद रखो। कोई दिक्कत है सर कैसे बैलेंस हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है? देख बच्चा, बैलेंसिंग दिखाता हूं ब्लैंक पेपर पे, ताकि आप एकदम अलर्ट हो जाओ बैलेंसिंग के मामले में। ये क्वेश्चन है ना बच्चा, चेक करो क्वेश्चन ये यस सर। पहले CaCl2 कर दो, फिर दूसरा ब्लीचिंग पाउडर के हिसाब से CaOCl, फिर उसके बाद OH है तो पानी बाहर चला गया। अब एक एक चीज को बैलेंस करने की कोशिश करो। यहां पर Cl2 है, यहां पर Cl2 है, सर 4 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये गेम खत्म। सर O मेरा 2 दिख रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सर H मेरे पास 4 हो गया, यहाँ पे H 2 ही दिख रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सर कैल्शियम 2 हो गया, देखो कैल्शियम पहले से 2 हो गया। सर O कितना हो गया मेरे पास? 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, यहाँ पर भी देखो 2 2 नहीं 4, बैलेंस हो गया बच्चा। कितना ईजी है। यस, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, याद रखना। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? देखो सेम आंसर आ गया, डन। अगला क्वेश्चन, नैनो मटेरियल क्या होता है? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन सोल्जल प्रोसेस। थियरी आंसर है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल होंगे तो ही ऐसे क्वेश्चन को टच करना, अदरवाइज इस ऐसे क्वेश्चन को टच मत करना जहां पर आपको डाउटफुल है कि सर मेरे को सोल्जल प्रोसेस तो सुना ही नहीं कभी मैंने। ऐसा होता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज नैनो मटेरियल? हाँ भाई, अगर कोई ना कोई तो एक डायमेंशन नैनो पे होना चाहिए। नैनो मटेरियल इज अ मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन नैनोमीटर स्केल। 1 to 100 में एक तो आना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम लोग ये नैनो मटेरियल है। एंड नैनो मटेरियल्स आर लार्जर देन द एटम्स बट स्मॉलर देन द बैक्टीरिया सेल। ये तो सही बात है। बट सोल्जल प्रोसेस क्या होता है? इसमें 2 प्रोसेस है। सोल्जल प्रोसेस में एक हाइड्रोलिसिस है और एक कंडेंसेशन है। यहां पर कौन सा पूछा है? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन सोल्जल प्रोसेस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। मतलब सर हाइड्रोलिसिस का ही पूछा है, तो सिंपल है बच्चा। यहां पर मेटल जो भी लेते हैं हम लोग, सोडियम अल्कोक्साइड हो सकता है या कोई भी मेटल हो सकता है। तो हमने क्या लिया बच्चा? यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड लिया, मतलब मेटल का अल्कोक्साइड है, प्लस पानी मिलाया। कुछ नहीं करना है, पानी को आप तोड़ दो इस तरह से, समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। ये H गया O के पास, यहां से टूट के निकल जाएगा, MOH बन गया और यहां पर अल्कोहल बन जाएगा, ROH अल्कोहल। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। 1 मार्क का आंसर है, सिंपल ये दिखाना है। सोल्जल प्रोसेस में ऐसा होता है, कहानी खत्म। ऊपर का आंसर क्या था? 1 मार्क का। क्या था सर आंसर? कि आपका एक डायमेंशन किसमें होना चाहिए बच्चा? एक डायमेंशन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि नैनो स्केल पे होना चाहिए, मिनिमम एक डायमेंशन, एटलीस्ट 1 डायमेंशन शुड बी। देखो यहां पर एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर स्केल, तभी उसको बोलेंगे नैनो मटेरियल। और दूसरा सोल्जल प्रोसेस आपके सामने। 2 मार्क का आंसर, बड़ा डायरेक्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एग्जांपल, ये भी 2 मार्क का आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एग्जांपल। सर 2 तरह के क्लासिफिकेशन है, पता है आपको? एक है ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। अब इसके बारे में आपको थियरी बोलनी पड़ेगी।
इसका डिटेलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो सर क्या करेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब गुत्थड़ वाला, ग्लोब वाला, मतलब उसमें स्पेरिकल शेप होती है, कॉइलिंग होती है, ऐसे में गुत्थड़ होते हैं, समझे कि नहीं। और यहां पर क्या बोलना है, फाइब्रस प्रोटीन। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन है बच्चा, और ये फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस मतलब स्ट्रेट लॉन्ग हेयर जैसा, जैसा बाल होता है ना अपना, वैसा। अब बाल अब क्या होता है सर, बाल क्या पानी में सॉल्युबल होता है? नहीं सर, बाल तो कभी पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो मालूम पड़ा नहा रहे तो मालूम पड़ा बाल निकल गया, क्या हो गया भाई, पानी में डिजोल्व गया, काला काला पानी बन गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, इनसॉल्युबल होता है पानी में। तो उसी से दिमाग चलाएंगे और अपना आंसर लिखेंगे। तो यहां पर ग्लोबुलर प्रोटीन में बोलेंगे कि भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं बच्चा, स्पेरिकल शेप का होता है। दिस शेप रिजल्ट्स बाय कॉइलिंग की वजह से बनता है। और सबसे बड़ी बात कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं बच्चा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ग्लोबुलर क्या होते हैं बच्चा, गुत्थड़ वाले, पानी में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि इंसुलिन होता है, आपको पता होगा इंसुलिन, ठीक है, एक एल्बुमिन हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं बच्चा, फाइब्रस मतलब बाल समझने का, फाइबर मतलब धागा, बाल जैसा, तो जो बाल होता है उसको बोलते हैं कि यार ये फाइब्रस प्रोटीन है, और ये इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप होते हैं। मॉलिक्यूल्स विद फाइब्रस प्रोटीन हैव इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप, एंड दिस शेप इज रिजल्ट ऑफ होल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अदर बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होती है। और ये पानी में क्या होगा बच्चा, ऑब्वियस है सर, ये फाइब्रस प्रोटीन पानी में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि बाल थोड़े पानी में डिसॉल्व होता है, इसलिए बोलते हैं केराटिन। आपको पता होगा केराटिन बालों में यूज होता है, या बालों के अंदर पाया जाता है। वूल, नेल, नाखून कभी पानी में सॉल्युबल होता है क्या? मालूम पड़ा नाखून डाला, भाई नाखून निकल गया, क्या हो गया, अरे सर नाखून मेरा गल गया, ये क्या सीन चल रहा है? यस, ऐसा तो नहीं है ना, समझना इस चीज को, समझना बच्चा, चलेगा। अगला कंसेप्ट क्या है सर? ओ माय गॉड, कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल याद है? याद करो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाया था ना मैंने, उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखे होंगे। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन 2.03 एम्पीयर करंट पास थ्रू CuSO4। जोक ऑफ द डे चल रहा है, चलिए हम गिवन डेटा बनाएंगे। क्या है बच्चा? टाइम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट। तो मैंने क्या किया, यहां पर पहले मास ले लिया, W को मास दिखा दे, कितना मास दिया है, 2 मोल रेशियो होगा, वो भी लिख दो यहां पर। मोल रेशियो कितना होगा बच्चा, 1/2, मतलब 0.5 होने वाला है। क्या पता लगाना है, टाइम का पता लगाना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, जोक ऑफ द डे। क्या ये कौन सा फॉर्मूला है सर? W इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोलार रेशियो इंटू मोलार मास। हमको टाइम चाहिए, टाइम का नया फॉर्मूला बना बच्चा, W इंटू 96500 डिवाइड बाय I इंटू मोल रेशियो इंटू M। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कोई ऐसा है जो बेहोश हो रहा है? पहले बता दो, कोई ऐसा है जो बेहोश हुआ? लैग हो रहा है क्या भाई? होना तो नहीं चाहिए यार लैग, क्यों लैग हो रहा है? यस, अभी जरा चेक करो, कोई ऐसा है जो बेहोश हो रहा है? चलो बच्चा, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, लैग नहीं होना चाहिए जनरली। अगर हो रहा है तो अब देखो, अब शायद परफेक्ट आ जाएगा। यस, क्या भाई लाइक मैंने पूछा है 500 करने के लिए, तुम यार अभी तक 330 पे अटके हुए यार, तुम लोग कर क्या रहे हैं आप लोग? यस, फोड़ दो सीधा लाइक को। सेशन एकदम एकदम लाइव कर रहा हूं, एकदम आपके सामने दिखा रहा हूं भाई क्या है, समझेंगे नहीं? कोई ऐसा नहीं कि भाई तामझाम चालू है। बोलो यहां पर T इक्वल टू ये कर दिया। अब क्या करेंगे सर? अब बच्चा पीछे लेने का, फ्रॉम फॉर्मूला, फ्रॉम फॉर्मूला T इक्वल टू W इंटू 95600 इंटू I इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। W कितना है, 2.4 था सर, ये कितना है, 96500 है। I कितना है, 2.03 है। मोलार रेशियो कितना है, 0.5 है, 63.5 है। देखो इतने सारे आंसर आ गए। अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम एक अंदाजा ले लेते हैं कि यार अगर इसको 2 से कट करते हैं तो इतना आएगा, या शायद 1.19 आए, बट ठीक है 1.2 लेके चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये आ गया। और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझो, तो मैं एक काम करता हूं, एक स्टेप बस बढ़ा रहा हूं। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 12 बन गया, दिखाई दे रहा है सबको। और ये 96500 रहने दो, और नीचे वाले को ना बच्चा 5 ले लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर तो 5 बन गया। कुछ गया दिमाग में?
कुछ गया दिमाग में? देखो ये कैलकुलेशन जो बता रहा इसको मैंने 64 ले लिया अपने रेफरेंस के लिए ताकि सॉल्व थोड़ा इजी हो जाए। बोलो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया, जिसको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं साइड में दिखा रहा हूं कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया। एग्जाम में ऐसे साइड में दिखाना नहीं है, यहां पे क्यों दिखा रहे हो सर, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है बच्चा, इससे फायदा क्या होगा कि इसको 5 से कट करने में मदद मिलेगी। 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 1 बचेगा, 5 या 15, डबल जीरो। ठीक है, डबल जीरो को साइड में रख लो पहले, डबल जीरो का काम हम तमाम बाद में करेंगे। तो 12 इंटू 193 इंटू 100 इसको बाजू में रख लो, डिवाइड बाय 64। 64 को 12 से 64 193 को 64 से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, हक से कर सकते हैं। 193 डिवाइड बाय 64 कर दो। 64 2 जा, 64 3 जा, 3 बार जा सकता है क्या? शायद 3 बार जाएगा। 3 चौका 12 को 2 करेगा, 3 चौका 18 19। अरे सर ये तो पूरा करेक्ट 3 बार जाएगा, मतलब ये भाई साहब कटेंगे तो डॉट 3 आ जाएगा। वाह 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 वाह, भारतीय सर, भारतीय 36 आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो यहां पे राइट आंसर आ गया बच्चा, भारतीय 3600 सेकंड आएगा, क्योंकि आंसर हमेशा सेकंड में आता है। सर इसको मिनट में ले लो सर, मजा आ जाएगा। तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड किया तो बच्चा 60 मिनट हमारा राइट आंसर आएगा। 60 मिनट यहां पे राइट आंसर आएगा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस 60 मिनट। सर कन्वर्ट करना है क्या मिनट में? जरूरी है नहीं, ऐसा पूछा तो नहीं है, पूछा है क्या कहीं पे? नहीं, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बोला है, तो आप सेकंड में करेंगे तो भी फुल मार्क्स है। समझा बच्चा कैसे किया मैंने? कोई दिक्कत है किसी को कहीं पर भी? यस नूब बॉय, यस बच्चा बिल्कुल यार, रिप्लाई क्यों नहीं देंगे आप बस अटेंड करो बढ़िया से। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, अमाइंस बेसिक इन नेचर होते हैं। और बाद में वाई डाइमिथाइल अमाइन और डाइथाइल अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक है? भाई देखो एकदम सिंपल सा फंडा है, जिसका पीकेबी ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी। तो पीकेबी इसका कितना है? 3.27, इसका कितना 3 है, तो मतलब ये ज्यादा बेसिक होगा और ये कम होगा। पहला कॉन्सेप्ट विच वन इज मोर बेसिक इतना ही पूछा है, तो आप बता सकते हो, बट रीजन में भी ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि यार जिसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होता है उसकी बेसिसिटी कम होती है, या जिसका पीकेबी वैल्यू कम होता है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। उल्टा भी कर सकते हो। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? आर्ट गुरु देख बच्चा, मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट कितना है उसका नंबर लेने का, और इलेक्ट्रॉन कितना उसको डिवाइड करने का। मतलब सर प्रोडक्ट कितना है सर? 1 है, यहां पे देखो जरा, प्रोडक्ट कितना है सर? 1 है, तो 1 ले लिया। इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 2 है, तो 2 ले लिया। इस तरह से 1/2 आ गया। याद रहेगा अभी अच्छे से? याद रहेगा बच्चा? पक्का याद रहेगा बच्चा? एक बार जरा थम्स अप कर दो। यस सर, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ये रीजन जरा बताते हैं पहले, व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। कई रीजन होते हैं, बट उसमें से एक रीजन है कि भाई अमाइंस के पास, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। यस और नो? तो चलो शुरू करते हैं। व्हेन अमाइन रिएक्ट्स विद वाटर, व्हेन तो इसके अंदर 2 रीजन है, दोनों में डिस्कस करता हूं। व्हेन अमाइन reacts with water, comma it form ammonium ions and hydroxide ion. चलेगा? According to Bronsted-Lowry theory, the species which accepts a proton is considered as बेस। इसके नीचे छोटा सा रिएक्शन दिखा दो, H2O प्लस NH3, इसका H इसके पास जाएगा तो ये बन जाएंगे NH4 प्लस और ये OH माइनस। इस वजह से अमाइन क्या है बच्चा? बेस है। दूसरा रीजन अकॉर्डिंग टू लेविस थियरी, बेस
डोनेट्स शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। According to Lewis theory, base donates a share pair electron to other species। ठीक है, यहां पे देखो मेरे पास NH3 है और मेरे पास BF3 है। अब मुझे पता है कि NH3 के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है बच्चा, अपना इसको डोनेट कर देगा। आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से। याद है कि भूल गए सब, तो इसीलिए अमाइंस आर देयरफॉर अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ये दोनों आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब हम दूसरा क्या बोलेंगे बच्चा कि इसमें से बेसिक ज्यादा कौन है, तो मैंने पहले बता दिया, वो आंसर मैंने यहां पे छोटे में लिखा हुआ है कि अमंग डाइमिथाइल अमाइन जिसका पीकेबी 3.27 है एंड डाइथाइल अमाइन जिसका पीकेबी 3 है, इसमें से डाइथाइल अमाइन इज मोर बेसिक। रीजन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन टोटली क्वांटिटी अगर हम देखेंगे तो दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय पीकेबी वैल्यू, बराबर। और इसमें रीजन क्या है बच्चा, विद अ स्मॉल पीकेबी वैल्यू इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बेस। यही रीजन है बच्चा, जिसका छोटा होता है उसको हम यहां पर बोलते हैं। यस बच्चा, कब से आदित्य, कब से मोहित पाटिल, क्या बात है मोहित, बहुत बढ़िया भाई। एक्सप्लेन बफर एक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट एसिडिक एसिड। मैं चाहूंगा कि पहले एक्सप्लेनेशन ले लो क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत मजेदार चीज है ये। सर सोडियम एसिटेट एसिडिक एसिड का बफर एक्शन पूछा है। बफर एक्शन आपको पता है क्या होता है, देखो यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर बच्चा मैंने यहां पर क्या किया, कुछ सोल्यूशन डाल दिए। अब उस सोल्यूशन में क्या डाल रहा हूं मैं ले रहा हूं बच्चा एसिडिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन में क्या लिया इन्होंने, सोडियम एसिटेट लिया हुआ। कैसा दिखता है, ये है सोडियम एसिटेट और इसी के अंदर डाल दिया है एसिटिक एसिड। इन दोनों का मिक्सचर है। जनरली क्या होता है कि जो सोडियम एसिटेट है जब वो टूटता है तो वो पूरा का पूरा टूट जाता है, बिकॉज इसको हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा का पूरा ऐसे टूट जाएगा। और ये जो भाई साहब है ये बहुत ही स्लो अमाउंट में टूटता है, तो ये टूटता है लेकिन बहुत ही स्लो टूटता है। अब अपना दिमाग चलाओ, अगर ये एसिड है, इसका एक एच निकल गया, तो ये जो भाई साहब बनेंगे इसको हम बोलेंगे बेस। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस में सिर्फ एक एच का डिफरेंस है। अगर ये एसिड है और ये बेस है तो भाई एसिड और बेस में कितने का डिफरेंस है, एक एच का डिफरेंस है। सर अगर ये एक एच का डिफरेंस है तो इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से ये बेस बन गया। अगर ये बेस है तो इसका मतलब ये भी बेस ही है, नेचर तो सेम ही रहने वाला है। तो बेस मेरे पास क्या हो गया बच्चा, ज्यादा अमाउंट में बेस प्रेजेंट हो गए। मतलब इसके अंदर फिलहाल क्या प्रेजेंट है, तो ये कलर बेस के लिए है। अब ये जो भाई साहब है, ये भी ज्यादा अमाउंट में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टूटते ही नहीं है, ये जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो ये व्हाइट वाले क्या है भाई, ये पूरा एसिड है। मतलब एक ही सोल्यूशन के अंदर मुझे एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा बच्चा है जो कंफ्यूजन मोड में है? क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन किसका लिया है, आपने कॉम्बिनेशन लिया है सोडियम एसिटेट एंड एसिडिक एसिड बफर का। तो उस बफर सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें मौजूद है। जो सोडियम एसिटेट होगा वो टूटकर आपका एसिटेट आयन और सोडियम प्लस बनाएगा, और जो एसिडिक एसिड होगा बच्चा वो आपका टूटकर एसिटेट आयन और H प्लस बनाएगा। लेकिन एसिटेट आयन की मात्रा ज्यादा हो गई, ज्यादा बहुत ज्यादा कहां से मिलती है, वो यहां से मिलती है। इसमें से तो बहुत कम मिलेगी क्योंकि ये जल्दी टूटता ही नहीं है, बट ये जिस रूप में है उसमें ही है कि नहीं। तो सर इसमें क्या करेंगे हम, बड़ा सिंपल काम है यार, बहुत सिंपल काम है कि भाई अगर मैं इसमें कोई एसिड डालूंगा, तो बताओ ये कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये बेस क्या करेगा, उसको गायब कर देगा। अगर मैं कोई यहां पर बेस डालूंगा, तो सर ये बेस को कौन गायब करेगा, ये जो एसिड दिख रहा है ना, ये एसिड क्या करेगा, गायब कर देगा। मतलब ये एसिड क्या करेगा, उसको गायब कर देगा। बोलो समझ में आया? इस तरह से हमारा जो कि बफर एक्शन काम करता है। कोई दिक्कत है बच्चा? ये एसिडिक बफर है ना, बिल्कुल ये एसिडिक बफर है। कोई डाउट है? चलिए दिखाता हूं मैं आपको। थोड़ा सा थियोरेटिकल आंसर जरा ज्यादा है। अगेन वही चीज है कि भाई कितना कंफर्टेबल हो इस आंसर को लेके। अगर मतलब है तो इजी, यस है तो इजी बच्चा, लेकिन यहां पर प्रेशर डालना कि क्या मैं लिख पाऊंगा क्या सही तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बफर एक्शन में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर सोडियम एसिटेट, क्योंकि हमको दिया भी वही है बफर एक्शन। हियर सोडियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने बोला, व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन अ वाटर प्रोड्यूसिंग CH3CO- फॉलोस। इसका रिएक्शन दिखा दिया, टूट गया पूरा का पूरा। एंड दूसरी तरफ जो होगा बच्चा एसिडिक एसिड जो होगा, ये कहीं ना कहीं वीक एसिड है जो जल्दी टूटता नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
अनडिसोसिएटेड जो CH3C होगा वो बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब ऐसे केसेस में जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करता हूं सॉल्यूशन के अंदर तो H+ आयन क्या होंगे बच्चा, कंज्यूम हो जाएंगे, और CH3O- होगा बच्चा, वो क्या होगा, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन उसको गायब कर देगा। मतलब अगर मैं H+ डालूंगा तो बच्चा ये दिख रहा है ग्रीन वाला, ये भाई साहब क्या करेंगे, उसको बेस क्या करेंगे, उस H+ को गायब कर देंगे। बोलो समझ में आया? और ये चीज बता रहा हूं। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर मैं बेस डालता हूं, अगर मैं बेस ऐड करूंगा, OH ऐड करूंगा, तो इस OH को कौन गायब करेगा, एसिड गायब कर देगा। कौन? एसिड। देखो यहां पर लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड क्या करेगा बच्चे, इसको गायब कर देगा। जैसे इसके अंदर ये डाला मैंने, H+ डाला, तो ये एसिड बना देगा, और ये एसिड क्या करेगा, उस OH के साथ रिएक्शन करके पानी बना के वापस से बेस बन जाएगा। तो इस तरह से एसिड और बेस एडेड दस कैन नॉट चेंज pH, H+ या फिर OH कॉन्सेंट्रेशन। और यही रीजन है कि बच्चा फिर आपका जो बफर होता है वो रिमेन अनचेंज्ड, pH ऑफ बफर रिमेन अनचेंज्ड, pH को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको लिखना होगा 2 मार्क के लिए। ये आपका एक और बढ़िया क्वेश्चन हो गया। राइट द प्रिपरेशन, ओ माय गॉड, धमाका, धमाल, बवाल, अंगार। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बोलो एवरीवन, जल्दी बोल बच्चा। ऑर्गेनिक सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। राइट द प्रिपरेशन ऑफ ए, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 आया होगा, मतलब एक यहां पर है तो एक अगले पेज पे होगा शायद। हाँ यहां पर दिया है, क्या है भाई, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ए डाइथाइल ईथर, और क्या बोला है, इथाइल साइनाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से बनाना है, इसको भी इथाइल ब्रोमाइड से बनाना है, जरा सोचना पहले। डाइथाइल ईथर फ्रॉम, मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। वो पीछे का क्वेश्चन साथ में था, हमने अलग कर दिया इसलिए अलग अलग हो गया। बोलो क्या करेंगे, सिंपल है। थियरी लिखना है क्या, नहीं लिखना है? क्यों सर? क्योंकि बच्चा एक एक मार्क का क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड से बनाना है। कितना इजी है सर, काश ये मुझे आता। इथाइल ब्रोमाइड में सोडियम इथोक्साइड मिला दिया, विलियमसन रिएक्शन याद है? यस सर। अब जिन्होंने कल का मेरा ऑर्गेनिक किया होगा ना, उनको ये इतना कॉमेडी लग रहा होगा, इतना बड़ा जोक लग रहा होगा कि हम तो खेल कर आए खतरों से, अंगारों से, और आप हमको बताएं कि बस ये ठंडे ठंडे पानी पे चल के दिखाओ। अरे सर, हम अंगारों से चलने वाले लोग हैं, कुछ डेंजर दो, कुछ खतरनाक दो, तब मजा आए हमको। बोलो कितना इजी है। हर एक के नीचे नाम लिखना जरूरी है, एकदम जरूरी है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इथाइल ब्रोमाइड, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कोई डाउट है कहीं पर भी? यस। अगला कंटेंट, इथाइल साइनाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। घुमाया है क्वेश्चन को? यस बोल बच्चा। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ सकता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। राइट ऑफ प्रिपरेशन मतलब यही क्वेश्चन कंटिन्यू हुआ, ये 1 मार्क का है, और ये बी वाला आंसर तो ये भी 1 मार्क का है। कंफ्यूज मत होना सर कहां से क्या है। इथाइल साइनाइड आपको बनाना है यूजिंग इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड कैसा दिखता है, C2H5Br। सर साइनाइड बोला है, एल्कोहलिक KCN मिला दे भाई, टेंशन मत लो, बन गया आंसर, बन गया आंसर। यहां से KCN बाहर और यहां पर आंसर बाहर। कल के लेक्चर में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया तो थोड़ा अलग पैटर्न में था, नाइट्राइल के पैटर्न में था। और नाइट्राइल इसलिए बोला था क्योंकि ये अगर आ गया तो बहुत इजी ही रहने वाला है। इथाइल ब्रोमाइड, ओ माय गॉड, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, ओ माय गॉड। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इसका नाम होता है प्रोपेन नाइट्रिल। तो कभी कभी अगर ये वर्ड लिखकर आ गया ना तो आधे बच्चे उड़ जाएंगे। कल के लेक्चर के बाद एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर यहां पर तो प्रोपेन नाइट्रिल दिया है या इथेन नाइट्रिल दिया है, तो आपने मिथाइल क्यों लिया है? ऐसे उस बच्चे का डाउट नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, जिनको समझ में नहीं कैसे करना है, तो यहां पर दिक्कत होगा बच्चा, यहां पर दिक्कत होगा। चलेगा? कोई डाउट है? वेदिका पवार बच्ची, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर, बस बस इंपॉर्टेंट कर, एकदम टेंशन फ्री हो जाएगी एकदम। तो ये प्रोपेन नाइट्रिल भी हो सकता है, 2 1 3, और बोलेंगे प्रोपेन नाइट्रिल बताओ कैसे बनेगा इथाइल ब्रोमाइड से। आधे बच्चे वहीं पर टेंशन में, सर इथाइल से कैसे बन सकता है, इथाइल से कैसे बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, गलत क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। ये देखो, ये देखो यहां पर, ये रेहान शेख सर, मैं 2022 बैच में आपकी वजह से सिटी में 95, बहुत बढ़िया भाई। ये रेहान, थैंक यू वेरी मच बच्चा। हेनरी कांस्टेंट न्यूमेरिकल आ गया 2 मार्क का, खुश हो जाओ, मार्केट में खुशियां फैला दो। क्या है सर क्वेश्चन? गिवन डेटा,
पहले हम क्या करेंगे भाई, गिवन डेटा देख लेते हैं। क्या दिया है गिवन डेटा में सर? हेनरी कांस्टेंट आपको दिया है। हेनरी कांस्टेंट बोले तो सर KH कितना है भाई? 0.159 मोल डेसीमीटर क्यूब बार इनवर्स। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी व्हेन P इक्वल टू 0.164 बार। सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कौन सा फॉर्मूला आएगा सर? बोलने की बात है क्या? S इक्वल टू KH इंटू P। अब यहां पे लिखो फ्रॉम फॉर्मूला। अगर S इक्वल टू KH इंटू P है तो वो हिसाब से S इक्वल टू KH का आंसर 0.164। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसके चक्कर में मत पड़ना कुछ और करने के लिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ऐसे ही मल्टीप्लाई करना। 4 9 36 को 6 कैरी गया 3, 4 5 20 3 23 को 3 कैरी गया 2, 4 एकम 4 2 6, 6 9 54 को 4 कैरी गया 5, 6 5 30 5 35 को 5 कैरी गया 3, 6 कम 6 3 9। वाह वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। 6 7 6 5 11 11 और 9 20 दिख रहा है। 9 10 11 11 5 16 6 कैरी गया 1। चेक कर बच्चा 2, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? जरा चेक करो सब लोग, कितने प्लेस पे डेसिमल है भाई? 6 प्लेस पे डेसिमल। 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ रहा है। जरा चेक कर बच्चा कितना आ रहा है आपका। यस चेक करो, सही आ रहा है क्या? सही आ रहा है, मेरा तो इतना आ रहा है। तो फिलहाल आंसर आ गया कुछ 0.060। सॉल्युबिलिटी है तो सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा। यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? जरा एक बार चेक करो तो एक बार वापस से, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 4 9 36 6 करेगा 3, 4 5 20 3 23 को 3 करेगा 2, 4 कम 4 2 6, ये परफेक्ट है। ये 2 कहां से है? अच्छा ये 2 कैरी किया मैंने, देख लेते हैं। 6 9 54 को 4 कैरी गया 5, 6 5 30 5 35 को 5 कैरी गया 3, 6 कम 6 3 9, ठीक है। फिर 9 5 1, ठीक है। ये 6 4 3 7 6 5 11 11 और 9 20 0 कैरी गया 2, 9 10 11 5 16 को 6 कैरी गया 1, ठीक है परफेक्ट है। 1 2 3 4 5 6, ये परफेक्ट है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ये राइट आंसर आ गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है? यस यस यस, कोई डाउट? परफेक्ट आंसर, क्या बात है भाई, मजा आ गया देख के। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 12 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, मतलब 2-2 नंबर वाले चल रहे हैं, 2-2 नंबर वाले चल रहे हैं। देखो जरा 2-2 नंबर वाले में कितने हैं? 12 का ए, 12 का बी, फिर 13, मतलब कि भाई ये एक एक नंबर का ही है, ज्यादा टेंशन मत लेना, एक एक नंबर वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। सेक्शन मतलब अभी तक बी ही चल रहा है, बोलने का मतलब। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। वापस से पढ़ो क्या बोल रहा हूं। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। ये नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है, ये जिससे बनता है उसका मोनोमर का पूछ रहा है। तो पहले आप बोलेंगे नेम या स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। पहले स्ट्रक्चर बता दो, C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर पूरा सॉल्व करके मत दिखाना, नहीं तो मालूम पड़ा अपनी होशियारी लगेंगे लगाने। अरे मेरे को तो पूरा रिएक्शन आता है, काम करता हूं पूरा रिएक्शन लिख देता हूं, जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बोला है नेम ऑफ मोनोमर, तो ऐसे टाइटल लिखना नेम। क्या नेम होता है बच्चा? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। इस पे पूरे पे 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर इसके ऊपर, आधा नंबर इसके ऊपर। समझ में आया बच्चा? इस बात का ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। स्ट्रक्चर क्या है सर? स्ट्रक्चर 1 2 3 4। थोड़ा बहुत अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको मालूम होगा ये सब। वाह 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 वाह। नेम जनरली इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। तो नेम में सिर्फ आइसोप्रीन लिख कर आना, और कुछ तामझाम मत करना। कुछ आयुपैक वायुपैक जरूरी नहीं है, इन्होंने सिंपल पूछा है, कुछ आयुपैक लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पर बस बोला नेम बता के आओ। तो स्ट्रक्चर और नेम, एक एक नंबर फ्री का मिल रहा है, ले लो सीधा, बटोर लो। ऐसा होता है एकदम, ले लो अपने पास, खींच लो सीधा। समझेगी नहीं? कितना धमाका है यार।
अगला क्वेश्चन, डिफाइन लैथेनॉइड। क्या सर? कॉन्ट्रैक्शन और क्या? लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो जोक ऑफ द डे है सर। एक ही मार्क का क्वेश्चन है, डेफिनेशन देना है। क्या डेफिनेशन होता है कि जब हम लैथेनम से लुटेटियम की तरफ आगे बढ़ते हैं तब एटॉमिक साइज जो होता है बच्चा ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इसी को बोलते हैं लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहानी खत्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलेंगे जरा बोलो। When we move from lanthanum to lutetium, the atomic size gradually decreases. This is called lanthanum contraction. रीजन नहीं पूछा, सिर्फ डेफिनेशन इतना ही बोलना। आगे बोला कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कैसे करेंगे? एसिडिफाइड का मतलब क्या है सर? ये इसकी बात कर रहा है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस बोला है H2S, तो ये इसकी बात कर रहा है एक्चुअल में। कैसे करेंगे? K प्लस SO4, ये बन सकता है K2SO4। Cr भी प्लस होता है, प्लस 3 होता है, तो Cr के साथ रिएक्ट कर तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। O और H H2O बन जाएंगे और सल्फर आपका बच जाएगा। O कितना है बच्चा? जरा चेक करो। SO4 4 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। O मेरा कितना बच गया? 7। 7 में से 4 O यहां चला गया। और कुछ है क्या भाई? जरा चेक करो, और कुछ बनेगा? जरा चेक कर बच्चा एक बार। और कहीं पे कुछ चीजें दिख रही हैं यहाँ पर? परफेक्ट 7H2O 7। अच्छा, पानी की मात्रा बढ़ाना है अपने को, क्योंकि यहाँ पर O 7 है। चीजें यही बनेंगी बट पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर H2O, O यहाँ पर 7 है देखो, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। 7O कैसे यूज हो रहा है देखो, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, और इसको बढ़ा दो 8 6 14, 3S बाहर चला गया। बिल्कुल सही। ये चीज मैंने आगे आपके लिए रखा भी है, बट आपको समझा रहा हूं कैसे होता है। देख बच्चा यहाँ पर, तो पहला लाइन है द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लैथेनम टू लुटेटियम, दिस इज नोन एज लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बताना है कि सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक नंबर का ही है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन जो पूछा गया एग्जाम में कि क्या होता है जब एसिडिफाइड, देखो इसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इतने को एसिडिफाइड मतलब एसिड मिला हुआ, उसमें जब हम H2S मिलाते तो क्या होता है। देखो मैंने कैसे पीछे किया, दिमाग चला बच्चा, ऐसे दिमाग चलाने का कि यार अब ये भले ही ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आएगा। और यही आपकी काबिलियत है कि यार आप किसको छोड़ते हो, किसको पकड़ते हो। मतलब मैं बोला ना, 4 का ऑप्शन मिलेगा। 4 क्वेश्चन में ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पढ़ के गए हो, और 2 ऐसे होंगे जो आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं सही लिख पाऊंगा, बिकॉज जो बड़े आंसर है, थियरी वाले आंसर है। लेकिन बाकी 8 जो आप लिखने वाले हो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। यही आपकी यहाँ पर खासियत होने वाली है बोर्ड में। तो यहाँ पर देखो K प्लस होता है SO4 माइनस, तो K2SO4, क्योंकि K 1 प्लस है SO4 2 माइनस। Cr 3 प्लस होता है, तो इसका 3 इसके पास जाएगा, देखो इसका 3 इसके पास गया, इसका 2 इसके पास आ गया। H और O H2O बनेंगे। अब O यहाँ पे 7 है, 7 से मल्टीप्लाई, H मेरा 14 हो गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 SO4 और 1 SO4 बचा, 3S बाहर निकाल दिया, कहानी खत्म। यस, कोई दिक्कत बच्चा? चेक करो, ये मिल गया आपको 2 नंबर। इतना ही, बस इतना ही लिखना है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, ओ भाई, derive the relationship between molar mass, density of the substance and unit cell age length। कर पाएंगे सर? ये तो कितना इजी है सर, कितना इजी है। क्या इजी है भाई? बहुत इजी है। अरे सर बहुत इजी है। कुछ बताएंगे आप लोग क्या है इसका? सर नाम अपॉन नाउ वाला जो फॉर्मूला उसी को डिराइव करना है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से देख बच्चा, यहां पर क्या बोला इसने, आप यहां पर कंसिडरेशन करते चलो। जो डेरिवेशन होगा वो यहां पे दिखाना है, बेसिक चीज से लेके चलना एकदम। कंसीडर लेट n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल एंड स्मॉल m is the mass of each particle. Therefore, total mass of unit cell equal to n into m। क्या ये बात दिमाग के नसों में उतर रहा है? बढ़िया क्वालिटी से उतर रहा है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें बड़ी क्लियर हो रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और क्या टेंशन है। ठीक है, फिर लेट कैपिटल M बी द
मोलार मास, ठीक है। फिर यहां पे स्पेसिफाई भी कर दो कि भाई हो क्या रहा है, कैपिटल एम बी द मोलार मास एंड एन ए इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। देखो यहां पर लेट कैपिटल एम बी द मोलार मास, और मोलार मास में क्या होता है कि एन ए इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चलेगा। कोई डाउट है बच्चा? तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर एम जो होगा बच्चा, ऐसे दिखाओ, एम जो होगा उसमें एक्चुअल में देयरफॉर मोलार मास इक्वल टू, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले समझो, मोलार मास मतलब कैपिटल एम, दिमाग चलाना बच्चा। एम जो है ना बच्चा वो मोलार मास है। अब इसमें मास भी आना चाहिए, पार्टिकल भी आना चाहिए, क्योंकि देखो टोटल मास के लिए क्या होता है, नंबर भी आता है और मास भी आता है। तो नंबर कितना है, Na है, और एक एक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है। मतलब कि m का वैल्यू m इंटू Na होता है। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बस यहां पे लिख दो, सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कहानी खत्म। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है सर, m इंटू एन, वॉल्यूम क्या है सर, a क्यूब। अब इस m को हटा दो, यहां से मॉडिफाई कर देते हैं, चलेगा। या फिर इसको एक थोड़ा सा एक स्टेप में मॉडिफाई कर ही लेता हूं मैं आपके लिए, आपकी खातिर मॉडिफाई कर लेता हूं। स्मॉल m का फॉर्मूला बोल बच्चा, क्या बनेगा, कैपिटल M अपॉन Na बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा, इसको मैं आगे यूज करने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पे ले लेता हूं, सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास बोले तो n इंटू एम और वॉल्यूम बोले तो a क्यूब। बट हम जानते हैं कि स्मॉल m किसके बराबर है, पीछे हमने करके भी दिखाया है, इसलिए मैं ये ले सकता हूं। अब स्मॉल m की जगह पे मैं ये पूरा वैल्यू यहां पे चेंज कर दूं, तो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, n तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये कैपिटल M बन जाएगा, यहां पर Na आ गया है और ये a क्यूब वैसे का वैसे रहेगा। एंड दिस इज माय फाइनल इक्वेशन विच आई एम सर्चिंग फॉर। कोई दिक्कत है बच्चा तो बोलना, कोई डाउट है तो बोलना, एकदम ऐसा अंगार लगना चाहिए, बवाल होना चाहिए फुल। क्या बात है सर, मजा आ गया देख के। यस बोलो बच्चा, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, फुल धमाका होना चाहिए कि सर मजा आ गया देख के, फुल धमाल हो गया एकदम, इस कंटेंट को देख के मजा आ गया सर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से जाते जाते आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर मुझे MHTCT करनी है, उनके लिए बच्चा मैंने ये कोर्स क्रिएट किया हुआ है। सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं बल्कि फिजिक्स और मैथ्स का भी आपको देने सर ऐप के ऊपर मैथ्स का मिल जाएगा, पीजी में ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स का मिल जाएगा, और मेरे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर बच्चा आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है। सर कब चालू होगा ये कोर्स? बोर्ड एग्जाम के बाद चालू होगा, तो उसके एकदम बेफिक्र रहो कि बोर्ड एग्जाम में कोई इश्यू आने वाला है। लेकिन आप कोर्स अगर अभी लेके रखें तो फायदा होगा कि आपको 100 रुपए का कूपन अभी मिल जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से सिखाने वाले, एकदम मस्के तरीके से बोलते ना। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे टेस्ट, लगभग 130 टेस्ट फ्री मिलेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी डीपीपी, लगभग हर चैप्टर पे 5-5 डीपीपी फ्री मिलने वाली है। साथ में जो हमारा डिटेल बैच है, प्रो बैच जो डिटेल चलता है, हमारा पूरा डिटेल बैच जहां पे ज्यादा एमसीक्यू भी होते हैं, वो बैच भी आपको फ्री मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। और जो क्रैश कोर्स है उसमें लेटेस्ट पीवाईक्यूज लिए जाएंगे 2024 के, बढ़िया तरीके से एकदम। तो अगर आप MHTCT आपके जहन में है तो इस कोर्स को लेना ना भूलें। प्रैक्टिस के लिए आप बच्चा हमारा ब्रह्मास्त्र बुक ले सकते हैं। ब्रह्मास्त्र एकमात्र ऐसी बुक है जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पूरे पीवाईक्यूज, मतलब 11,000 जो पीवाईक्यू अब तक आए हैं नए सिलेबस के ऊपर 2021 से 2024 तक के, वो सारे आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र में। बाकी किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेंगे, लिख लो पेपर पर, आपको पूरे MCQ कवर नहीं किए जाएंगे। और अगर कवर किए जा रहे हैं तो फिर उतने बजट में जितने हमारी बजट है। हमारा भाई 799 में आपके प्लस डिलीवरी चार्जेस 60 रुपए, मतलब 860 के आसपास आपके घर पर बुक आ जाएगी। लेकिन बाकी जगह पे आपको 2500, 3,000 या 2800 या 1200-1500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको मात्र 799 पे करना है, 60 रुपए डिलीवरी चार्जेस है। ब्रह्मास्त्र के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो देरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जहन में है बोर्ड एग्जाम आपका चालू होने वाला है, अभी ऑर्डर कर दो ताकि आपको टेंशन फ्री हो जाओ। बोर्ड एग्जाम खत्म होते हो तो उसके पहले आपके घर पर आ जाएगी, और जैसे बोर्ड एग्जाम आपका खत्म हुआ भाई सॉल्व करना शुरू कर दो,
बवाल मचाना शुरू कर दो, है कि नहीं। चलिए सेक्शन नंबर सी की बात करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे बट ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए। अभी तक क्या हो रहा था, देखो अभी तक क्या हो रहा था बच्चा, मैं आपको बता दूं कि अभी तक ना छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, तो शायद इसलिए आप देखेंगे अरे सर 78 साल में 54 तक पहुंच गए आप, मतलब ये तो जल्दी खत्म होने वाला है। हो भी सकता है, लेकिन अब जो आने वाले ना सब बड़े बड़े आंसर रहेंगे, बड़े बड़े रिएक्शंस रहेंगे, बड़े बड़े कन्वर्जन्स रहेंगे, है कि नहीं। यस, तो चलिए फटाफट आता हूं अगले कंटेंट की तरफ। ध्यान दे बच्चा, यहां पर व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओ माय गॉड, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन आ गया बच्चा। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ विल यू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। मजा आ गया भाई क्वेश्चन देखिए, 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई दिमाग चलाएगा, जल्दी बोलो। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलो। पहले समझाता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, थोड़ा सा याद करो, अगर आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग हो तो आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये ऐसे हम लेते थे और यहां कहीं पे बच्चा हमारा ऐसे हम लेते थे इस तरह से, यहां पर, ठीक है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूशन चैप्टर है, पहली बात तो याद रखो। अब यहां पे समझो कि ज्यादा सॉल्यूशन से सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, अब ये समझो कि यहां से आपका जो कि सॉल्वेंट यहां से यहां जा रहा है, लेकिन यहां पर हम एक प्रेशर अप्लाई करते थे जो कि इसके फ्लो को जस्ट अपोज करता था, जस्ट रोकता था। प्रेशर दैट बेसिकली हेल्प्स टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ये नहीं बोलेंगे इसको रिवर्स कर देता था, रिवर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, रिवर्स नहीं बोल रहा हूं बच्चा, मैं रिवर्स नहीं बोल रहा हूं, कुछ जा रहा है दिमाग में। द फोर्स अप्लाइड ऑन विच साइड बच्चा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, द फोर्स अप्लाइड ऑन मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जस्ट रोकने के लिए। अगर आप लिख देंगे कि सर ये ऐसा फोर्स अप्लाई किया जो रिटर्न चला गया, गलत हो जाएगा, बिकॉज वो रिवर्स ऑस्मोसिस माना जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं पूछ रहा हूं मैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या आएगा, प्रेशर है बट पहले हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, the force applied on more concentrated solution side to stop the flow of solvent is called, मतलब एक ऐसा फोर्स जिसने सिर्फ हमने अप्लाई किया बच्चा, द फोर्स अप्लाइड ऑन किस साइड अप्लाई किया हमने, मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, मतलब ये लेस कॉन्सेंट्रेशन है, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जहां पर है उस तरफ मैंने एक फोर्स अप्लाई किया जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक देगा, विच जस्ट क्या करेगा बच्चा, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सर लेकिन ये 3 नंबर का है तो क्या करूं मैं, अरे बच्चा 1 नंबर इसके लिए, 2 नंबर डेरिवेशन का है, समझना जरा पहले ये चीज को। बोला हाउ विल यू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम दिस, तो बड़ा सिंपल है, वी नो दैट, सर हम तो नहीं जानते फिर भी लिख दो, पाई इक्वल टू एम आर टी, नहीं जानते हो फिर भी लिख दो भाई, पाई इक्वल टू एम आर टी। एम क्या है सर, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा रफ में सिखा दूं आपको, मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी इज लाइक मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब कि ये N2/V आने वाला है, समझ में आ रहा है कुछ। तो आगे हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, सिंस करके लिख दो पहले, सिंस क्या आएगा बच्चा, सिंस मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज N2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर दैट इज कैपिटल वी। आया समझ में? तो हमको क्या मिल गया बच्चा, कैपिटल M इक्वल टू N2 अपॉन वी मिल गया। देयरफॉर पाई इक्वल टू N2 अपॉन वी RT, एक नया इक्वेशन क्रिएट हो गया। सर लेकिन हमको मोलार मास बोला है, करेंगे ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगेन N2 को सॉल्व कर दो। सिंस N2 इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, बराबर ना? यस सर, इसके ऊपर डाल दो। देयरफॉर पाई इक्वल टू, बोलो, W2 अपॉन M2 इंटू वी R2। मुझे इंटरेस्ट है मोलार मास में, तो M2 इक्वल टू W2 अपॉन पाई वी RT एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। दिस इज माय फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई डाउट है? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है कि सर ये कितना इजी पेपर था? ट्रस्ट करो, आपका पेपर इससे भी इजी होने वाला है। आपका पेपर इससे भी इजी होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट दे दिया है। अब इंपॉर्टेंट दे दिया तो फिर आपको तो उसी में से आने वाला है, तो हो गया ना इजी आपके लिए, क्योंकि आप तो पढ़ के जाने वाले हो। अरे सर पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ रहा हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी मैं क्या बोलूं सर, लीटर मतलब क्या होता है? लीटर बच्चा यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे बच्चा वॉल्यूम कभी केजी में नहीं आता बच्चा, वो मास आता है, वो मोलालिटी होता है। मोलालिटी को केजी में लेते हैं, यहां पे लीटर लेते हैं। सर ये लीटर में स्पेसिफाई करना है क्या? देखो जनरली मोलारिटी में ना लीटर में ही रहता है वॉल्यूम, समझे कि नहीं? तो ये न्यूमेरिकल में काम आता है कि जब भी कोई हम कंटेंट लेते हैं और हमको मोलारिटी बोला निकालने के लिए, तो हम जो अगर लीटर में नहीं दिया हुआ या किसी मीटर क्यूब में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ml में दिया है, तो उसको हम लीटर में लेंगे, बिकॉज हमको पता है कि ये लीटर में होता है। बट डेरिवेशन में यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। डेरिवेशन में कुछ जरूरत नहीं बच्चा, डेरिवेशन में तो लीटर वीटर की जरूरत नहीं है। आप तो आपको पता है कि भाई वॉल्यूम लीटर में ही रहेगा। अगला क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। ओ माय गॉड, केमिकल रिएक्शन बताओ। राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रोजनमुंड रिडक्शन। सर यहां पर कुछ बोला ही नहीं है, बस बोला केमिकल रिएक्शन दिखाओ। देखो सब एक नंबर का है, एक नंबर। अगर ये एक नंबर का है तो आपको नहीं लग रहा है कि सर ये एक नंबर के क्वेश्चन में थियरी नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, डायरेक्ट यहां पर होने वाला है। मोलालिटी और मोलालिटी में सर डिफरेंस बता दो। सर हम बेहोश हो जाएंगे। चलो भाई आपकी बेहोशी को जरा हम थोड़ा सा दूर करते हैं। देख बच्चा, दोनों डेफिनेशन लिखवा देते हैं या दोनों का फॉर्मूला दे देता हूं मैं। मोलालिटी जो होता है वो बोलता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में होना चाहिए? मास केजी में होना चाहिए। इसको बोलते हैं मोलालिटी। और मोलारिटी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो मोलालिटी को स्मॉल m बोलते हैं, मोलारिटी को कैपिटल M बोलते हैं। मोलारिटी इज समथिंग लाइक टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता तो देख लो। मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन जैसा होता है, मतलब ये मोल्स ऑफ सॉलिड तो होगा ही होगा, लेकिन डिवाइड में मोलारिटी में लीटर वर्ड आ रहा है। देखो लीटर लीटर लीटर, पढ़ो जरा इसको ध्यान से, जरा प्रोनाउंस करो। मोलारिटी, ऐसा लग रहा है कि लीटर वर्ड छुपा हुआ है जबान के अंदर ना। आप देखेंगे आपको लीटर वर्ड दिखेगा। फिर से पढ़ बच्चा, मोलारिटी। हाँ सर लीटर वर्ड छुपा हुआ है। आपकी जो जीभ होती है वैसे लीटर से होकर गुजरती है, तो ऐसे दिमाग चलाना कि यार मोलारिटी में लीटर आता है, मतलब ये वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम सिर्फ सॉल्वेंट का नहीं होता है, वॉल्यूम हमेशा सोल्यूशन का होता है, पूरा लिक्विड का होता है। और ये वॉल्यूम होना चाहिए लीटर के अंदर। बस यही दोनों में डिफरेंस है बच्चा, और कुछ? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां है? खुशी, हे भगवान उठा ले मुझे, ये दिन देखने पड़ रहे मुझे। हमारे चैनल पे आके हमारे कमेंट में, हमारे चैट में लिख रही बच्ची, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेगा आपका? अरे बच्ची टाइप कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सोविन सर, और लेटेस्ट वीडियो रहेगा एकदम 2-4 वीक 2-4 महीने का। 9 महीने 6 महीने वाला मत ले लेना, 1 साल वाला, वो लास्ट ईयर का था, ठीक है? चलेगा बच्चा? यूट्यूब पे भी हमने डाल के रखा हुआ है, आप बढ़िया से जाओ वहां पे देख लो। यस, चलो, राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रोजनमुंड रिडक्शन। ओ माय गॉड, कल कराया था सर, ऐसा लग रहा है कि कल का पूरा रिएक्शन यहां पर आ गया है। PDBSO4 HCl बाहर, यहां पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है आपको क्या लिखना है। इन्होंने सिर्फ बोला रोजनमुंड लिख के दिखाओ, तो भाई आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि है एक ही मार्क का। तो आप यहां पे जनरल पार्ट बिंदा से लिख दो, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है।
कोई दिक्कत है? कोई ऐसा है जो बेहोश हुआ? कोई डाउट है बच्चा? गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, ओ माय गॉड, गेटरमैन में ना ज्यादा स्कोप नहीं है भाई, गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन में ज्यादा स्कोप नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्कोप बिल्कुल खत्म हो गया है। मतलब सर बेंजीन लेने का, CO लेने का, प्लस HCl लेने का, एरो पे लिखने का एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, बढ़िया बढ़िया आंसर बना देंगे। गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन का मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड जो CHO ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप, वो पूरा पूरा आके अटैक करेगा। यहां पर ऑब्वियस है HCl बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, क्योंकि जो फॉर्मल ग्रुप है वो जाके क्या करता है, बेंजीन पर अटैक करता है, और इसका नाम है सिर्फ बेंजीन। और कुछ लिखना नहीं मेरे भाई, आप ट्रस्ट करो कि 3 नंबर को रियल में, अगर रियल में 3 नंबर का आंसर लिखने के लिए अगर आप देखेंगे तो कम से कम 1 से सवा पेज आपका जाएगा आंसर लिखने के लिए, लॉजिकली अगर देखेंगे। बट सोचो कि ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन है कितने इजी, आप खुद दिमाग चला लो। यार 1 नंबर मिल गया, मुश्किल से हार्डली 2-3 लाइन में जा रहा है ये रिएक्शन, ये 2-3 लाइन यहां पे लिख दिया मैंने, कुछ है ही नहीं। अब अगला लाइन भी कहने जरूर रिएक्शन, यस SR बोले सर इंस्टा, सर इंस्टा है, इंस्टा है, हाँ बच्चा इंस्टा हमारा फॉलो कर लो फटाफट, सोविन सर डालोगे तो इंस्टा आ जाएगा, लेकिन अभी मत करो, बोर्ड के बात करो, ठीक है। तुम लोग यार कसम से इंस्टा के चक्कर से कब बाहर निकलेंगे, मुझे समझ ही नहीं रहा है। पब्लिक यहाँ पे पढ़ाई पे एकदम पागल हो गई और तुमको इंस्टा नंबर चाहिए, इंस्टा आईडी चाहिए। मिथनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, उसका कैनिजेरो करना है, मतलब इसको 2 बार मिलाना है NaOH के साथ में, जिसका हम लगभग 50% लेते हैं। याद आ रहा है सर? बहुत अच्छे से याद आ रहा है। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, तो इसका H यहां जाएगा, इसका भी H वहां जाएगा, तो ये भाई साहब बन जाएंगे CH3OH, और दूसरा बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। कौन कहां जा रहा है सर? फिर से देख बच्चा, अगर यहां से इसको तोड़ दूंगा मैं तो ये वाला H कहां चला गया, ये वाला H पहले देख लो, ये वाला H यहां चला गया, ये बन जाएगा CH3, CH2 पहले से था, एक H और आ गया, और ये H यहां चला गया, तो क्या बन जाएगा OH, मतलब ये बन जाएगा CH3OH। अब जैसे इसका H की जगह पे खाली हो गया बच्चा, तुम देखो जरा, सर इसका H चला गया बाहर, तो ये ON बच्चा, ON इस H की जगह पे आ गया, क्या बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। कहानी खत्म, इतना ही बताना था, समझ में आया? इसके नीचे नाम लिख दो, सर ये मिथनल बोला गया तो मिथनल लिख दो, जैसा पूछ रहा उसी लैंग्वेज में लिख दो। यहां पर लिख देंगे मिथाइल अल्कोहल, यहां पे लिख देंगे सोडियम फॉर्मेट। आप खुद दिमाग चलाओ कि यार 3 नंबर के लिए कितना इजी क्वेश्चन हुआ होगा, कितना इजी हुआ रहेगा, आप खुद दिमाग चला लो। मतलब सच में बोल रहा हूं कि इतना इजी क्वेश्चन कि आपको मतलब विश्वास नहीं होगा सर, इतना इजी क्वेश्चन था ये। यस यस है कि नहीं? अगला कंसेप्ट क्या है सर? अगला कंसेप्ट भाई कॉमेडी है, जोक ऑफ द डे है, क्या सीन है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। पहला काम सर, मीथेन का जो कंबशन होता है ना, वो हमको करके दिखाना पड़ेगा। C+O CO2, वाह भाई वाह वाह, H+O H2O, H यहां पे 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चा, परफेक्ट बैलेंस हो गया। 2O 4 यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है, ये रिएक्शन बड़ा बेसिक है। अब ये बोल रहे हैं आपसे कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब आपको दिया गया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या सीन है। और बोला है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मतलब ये इसका ही निकालना है डायरेक्ट। तो अगर किसी रिएक्शन का आंसर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चा? यस हम क्या करते हैं सर, मैं बताता हूं। हम करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन लिया ना, तो हम करते हैं समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट फॉर रिएक्टेंट। कुछ गया दिमाग में? अरे सर क्या बात है, क्या बात है सर। प्रोडक्ट में क्या आता है? वो जो सामने लिखा हुआ है प्रोडक्ट में है। चलो लिखते हैं, बोलो क्या करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे
H नॉट फॉर CO2 प्लस डेल्टा H नॉट फॉर 2 टाइम्स प्लस H2O, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। माइनस कर दो डेल्टा H नॉट फॉर मीथेन प्लस 2 टाइम्स डेल्टा H नॉट फॉर O2। मेरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में देखोगे आपको दिखेगा ऐसा क्वेश्चन। सर CO2 कितना है, CO2 का देखो कितना लिखा है, जरा पढ़ो यहां पर। मीथेन CO2 सेकंड नंबर पे, मतलब माइनस 393.5 है सर, प्लस 2 इंटू पानी कितना है भाई, पानी का दिया है माइनस 285.8। क्या बात है, ब्रैकेट लगा दे बच्चा। फिर माइनस सिर्फ मीथेन कितना है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन कितना है माइनस 74.8 है। जो नहीं दिया उसको 0 ले लेने का। ऑक्सीजन नहीं दिया है भाई, एंजॉय करो। यस, बोलो कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? चलो अब क्या करेंगे सर, इसको तोड़ना शुरू करो। और क्या, माइनस 393.5 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज ये माइनस होने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 8 16 को 6 कैरी गया 1, 2 5 10 1 11 को 1 कैरी गया 1, 2 8 16 1 17 को 7 कैरी गया 1, 2 दूनी 4 1 5। एक बार फिर से चेक कर लो भाई जरा रफली। 2 8 16 को 6 कैरी गया 1, 2 5 10 1 11 को 1 कैरी गया 1, 2 8 16 1 17 2 दूनी 4 1 5। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट, टेंशन नहीं लेना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म कहानी। 74.8। अब इसको क्या करना बच्चा मालूम है, इसको रफ में ले आ जाना सॉल्व करने के लिए। यहीं पर दिमाग मत चलाना, रफ में आ जाना। 393.5 571.6 पहले जोड़ दो, 6 5 11 3 2 5 9 7 16 को 6 कैरी गया 1 5 3 8 1 9, ये माइनस में आ गया। इसमें 74 वाला जो है ना बच्चा, हमको माइनस करके लेना है, बिकॉज ये माइनस में ये प्लस में है। 1 आ गया 16 में से गया तो 9 आ गया 8 आ गया, इतना आंसर माइनस में आएगा। मतलब इतना एनर्जी जो है ना बच्चा बाहर जा रहा है। कुछ दिमाग में गया, बहुत कुछ गया सर। माइनस 965.1 प्लस 74.8 विच इज इक्वल टू माइनस 891.1 किलो जूल पर मोल। इतना बच्चा आपका फाइनली आंसर आ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा मीथेन के कंबशन के लिए। ये वाला जो आंसर रहेगा, चेक कर बच्चा। सर ये 3 नंबर मिल गया? जी हाँ, यस। कोई डाउट है? 3 नंबर के लिए कोई डाउट है बच्चा? अगला क्वेश्चन क्या है सर? कॉमेडी है भाई, जोक ऑफ द डे है। कॉमेडी बोलते हैं ना, जोक ऑफ द डे, वही है। देखो कितना इजी है सर। कब आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कब आएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? बच्चा इस केस में आया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन अगर वही लिखा होता है कि CCl का बॉन्ड या CH का बॉन्ड, OH का बॉन्ड, अगर बॉन्ड की बात करने लगता तब लिखते रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। याद रहेगा सबको? व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड? इथाइल ब्रोमाइड पे सबका क्या एक्शन है? चलिए, तो ये है मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेना मत। ये भी 3 नंबर का फुल फ्री मार्क्स है। सिल्वर नाइट्राइड कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है बच्चा, देखो ऐसा दिखता है। क्या रिएक्शन होता है सर इसके अंदर? बड़ा सिंपल है यार। AgBr टाटा बाय बाय हो गया, यस सर। अब C2H5 रियल में N से अटैक करेगा। क्यों सर? AgBr, क्योंकि भाई यहां पर प्लस माइनस नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करता है। याद है कि नहीं? ये चीज यहां पर थोड़ी सी उल्टी है। इसको बोलेंगे यार इथाइल नाइट्रो इथिन बन गया। ये इथाइल नाइट्राइट नहीं बनेगा, नाइट्रो इथिन बनेगा। इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये रिएक्टेंट में दिया हुआ है। इसका भी नाम लिख दो, सिल्वर नाइट्राइट है। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है, आपको और इजी हो जाएगा समझना। कोई दिक्कत है? 1 नंबर मिल गया। क्या बोल रहे हो सर? इतने पे 1 नंबर कौन देता है भाई मार्केट में? केमिस्ट्री वाले दे रहे हैं। लूट लो लूट लो। देख ले बच्चा, देख ले जरा, 1 नंबर फुकट में मिल रहा है। यस, बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी? किसी को भी चीजें एकदम आसान हो गई? यस सर।
नंबर बी देख बच्चा, 3 लाइन में 3 आंसर, खत्म। Mg इन ड्राई ईथर, इथाइल ब्रोमाइड, Mg मिला दिया। ये वो कहानी है भाई जब Mg बेचारा अकेला था, सहारा नहीं मिल रहा था, CH5Br ने डिसाइड किया कि हम इसको सहारा देंगे, इसको 2 बॉन्ड बनाना है, कोई बात नहीं, इसको हम जगह देंगे, अपने बीच में जगह देंगे। वो अलग बात है कि बाद में ये बेवफाई करने लगता है। आंसर आ गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे का सॉल्व नहीं करना है बच्चा, ये आगे जाके इथेन बनाता वो नहीं बताना है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही बोला है कि इसका आंसर बताओ क्या होगा। सर मजा आ गया, कुछ भी बोलो मजा आ गया एकदम, क्योंकि सच में यार इतना तो हम सोचे भी नहीं थे कि इतना आसानी से इसको फोड़ देंगे, इस चैप्टर को, इस पेपर को, है कि नहीं बच्चा। कितना हो गया भाई, 6:11। चलो टेंशन मतलब ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है, थोड़ा और लूंगा, क्योंकि हम लोग अभी सी सेक्शन के मिड में आ चुके हैं लगभग। सी सेक्शन में कितना क्वेश्चन था हमारा, देखता हूँ कितना क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स करके आप इंग्लिश का लेक्चर अटेंड कीजिए। 7 बजे रहेगा दिनेश सर का। बोला है एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओ माय गॉड सर, इसको थोड़ा मैं तोड़ के लिखूं चलेगा क्या, क्योंकि एल्कोहलिक आता है तो सर तो मुझे डर लगने लगता है। देख बच्चा, मैंने अल्कोहलिक लिया ना, तो मैंने इसको तोड़ के लिख रहा हूं। एक काम मतलब इसको पीछे ले लेता हूँ, सी वाले में, क्यों इतना कंजेस्टेड करने का, जगह रखा है ना मैंने, फिर क्यों टेंशन लेने का। सी वाला आंसर यहां लिख रहा हूं, CH3CH2Br। बोला है कि इथाइल ब्रोमाइड के अंदर जब हम एल्कोहलिक NaOH मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा। तब बच्चा ये अल्फा ये बीटा, बहुत सारे बच्चे अल्कोहल बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे अल्कोहल बोलते हैं। ये सर की वॉइस बराबर नहीं आ रही है पक्का, एक मिनट जरा मैं रिफ्रेश करूंगा फिर थोड़े से, क्या चल रहा है भाई, चेक कर बच्चा, एक बार फिर से चेक किया जाए, क्या मेरी जो आवाज है वो काफी हद तक अब क्लियर है। एक बार जरा कंफर्म करो बच्चा, क्या अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आवाज क्लियर है कहीं ना कहीं। यस यस यस, फिर से देखो जरा, आराम से आराम से आराम से। अब जरा चेक कर बच्चा, क्या अब आवाज क्लियर है, अच्छे से सुन पा रहे हो। यस, आवाज कुछ क्लियर आ रही है, कुछ अलग आ रही है। चलो माइक को देखना पड़ेगा, माइक बेचारा थक गया होगा, सर बस करो अभी, कितना मेरे को घिसोगे। यस, आवाज क्लियर नहीं है, एक मिनट, मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं है, ये तो मैं चेक करता था। माइक इज ऑफ, नॉट क्लियर। रुको जरा, बंद करके चालू करता हूं। हेलो 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 हेलो, चेक कर बच्चा जरा, अब चेक कर बच्चा, क्या अब क्लियर आ रही है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स जरा कंफर्म करो, क्या अब आवाज क्लियर है बच्चा। ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाऊंगा फिर कंसेप्ट को, इसके आगे न्यूमेरिकल है तो इजी, ये भी बहुत इजी है यार, यहां तक करवा दो कम से कम, यहां तक करवाता हूं मैं, आगे का ये भी बहुत इजी है यार, मुंह में पानी आ जा रहा है सब क्वेश्चन देख देख के, ये भी बहुत इजी है यार, क्या करूं मैं, यहां तक करवा दो कम से कम। चलो देखते हैं, अभी ज्यादा नहीं लूंगा बच्चा, सब क्वेश्चन बहुत इजी है यार, मतलब मजा आएगा आपको भी, है कि नहीं। नो सर, अभी क्लियर है ना एकदम, अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर हो बताओ पहले। क्लियर है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, एको हो रहा है, क्लियर है, एको हो रहा है। अरे यार ये कहां से चालू हो गया अचानक से, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई क्या सीन है, आवाज क्लियर बस थोड़ा अलग है। चलो ठीक है, ज्यादा फिर नहीं लेता हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। अल्फा से फंक्शनल ग्रुप NaBr, बीटा से HOH पानी बाहर। आवाज क्लियर नहीं है क्या, क्लियर नहीं है आवाज, ये क्यों आ रहा है, रुक जा बच्चा जरा, रुक जा जरा, वायर खींच गया शायद से, ऐसा मुझे लग रहा है। जरा चेक करो अभी सही आ रहा है आवाज, गूंज रहा है आवाज। ओबीएस की सेटिंग तो गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे कोई क्लिक करने में, ओबीएस का माइक ये भी नहीं चल रहा, क्या सीन है, सब अचानक से जवाब देना स्टार्ट कर दिए। अभी चेक कर बच्चा,
अभी जरा चेक करो। यस, अभी जरा चेक कर बच्चा पहले। जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले जरा कंफर्म कीजिए क्या अब आवाज क्लियर आ रही है। दो जरा जरा आवाज जरा मैं चेक करूँ फुल करके। बरोबर है सर, बरोबर है, बरोबर है। नो सर, पास करवा रहा हूँ सर, वो टाइम पास करवा रहा है। मैं जरा देख लेता हूँ आवाज कहाँ से करना है। अभी जरा चेक कर बच्चा पहले। जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक मैं बोला हाउ विद प्लस कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ाया था, राइट। चलो ठीक है, अब आवाज क्लियर आ रही है। चलो ठीक है, अब आवाज क्लियर है। वो वायर खिंच गया था एक्चुअली, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये जो यहीं से आवाज गड़बड़ हुआ था, सिल्वर नाइट्राइड से मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इथाइल ब्रोमाइड के अंदर AgO डैश N डबल बॉन्ड O AgBr बाहर जाएगा, ये N के थ्रू अटैक करेगा, नाइट्रो इथेन बन जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड में जब Mg मिलाएंगे तो भाई Mg जो है कि इनके बीच में आके अटैक करेगा और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना देगा। अब परफेक्ट है बच्चा, ठीक है। यस, अब आ गई मीठी मीठी आवाज, क्या बात है। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से NaBr बाहर और यहां से H और OH बाहर। तो सर इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां से NaBr बाहर, क्या बात है भाई, और फिर यहां पर H2O बाहर। वाह 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 वाह, मतलब आंसर बन जाएगा सर डायरेक्ट इथीन। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आवाज की वजह से निकल गए। अरे सर आवाज जो है कि थोड़ा अप एंड डाउन आ रहा है तो मैं चलता हूं यहां से। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जिसकी हम तलाश कर रहे थे, मजेदार क्वेश्चन है। ए बी को मिलाया तो पी बनता है, बी को डबल किया, ए को कांस्टेंट रखा तो रेट आपका डबल हो जाता है। बड़ा सिंपल आंसर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को मैं आंसर के रूप में देखूंगा या सोल्यूशन के रूप में देखूंगा, पहले बोलना है आपको रेट इक्वल टू के, ए का पावर एक्स बी का पावर वाई लेना है। ए का पावर एक्स लेना है, बी का पावर वाई लेना है। अब इसमें केसेस चलते हैं। केस नंबर 1, ए को बोला है 2a करने के लिए, और सॉरी b इज डबल एट a इज कांस्टेंट। b को बोला है, मतलब b को 2b बोला लेने के लिए, b इज 2b एंड a इक्वल टू कांस्टेंट। तब बच्चा रेट डबल्स हो जाता है। मतलब हमारा जो नया रेट आएगा वो ऐसा हो जाएगा, 2 इंटू रेट इक्वल टू के, ए का पावर एक्स और बी की जगह पे लिखेंगे 2b जहां पे पावर वाई हो जाएगा। अब इसको तोड़ दो, 2 इंटू रेट विच इज इक्वल टू, इसका 2 का पावर वाई बाहर ले लो और बाकी सब वैसे का वैसे ही, के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चा, रेट बन जाएगा। मतलब कि 2 इंटू रेट इक्वल टू 2 का पावर वाई इंटू रेट, ये वापस रेट के बराबर है। रेट रेट कैंसिल हो गया, हमको फाइनली क्या मिल गया बच्चा कि 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 का पावर वाई, देयरफॉर y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 मुझे पहले मिल गया इस बार। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेंगे। ए को ट्रिपल करो, बी को डबल करो, ठीक है। केस नंबर 2, केस 2, ए को ट्रिपल बोला है करने के लिए, ए इक्वल टू 3a। ए को ट्रिपल बोला है, सही बात है, ए को ट्रिपल और बी को डबल, ए ट्रिपल एंड बी डबल, बी को बोला है डबल। केस नंबर 2 में बी को डबल, तब रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर 6 गुने रेट से बढ़ जाता है। इसका मतलब इसके हिसाब से 6 इंटू पुराना रेट आ जाएगा। कब होगा ऐसा, जब आपका ए की जगह पे 3a आप लेंगे, पावर x रहेगा, और b की जगह पे आप 2b लेंगे, पावर y रहेगा। हालांकि y मुझे मालूम पड़ गया है, बट फिर भी 6 इंटू रेट इक्वल टू के को पहले बाद में लिखते हैं, ठीक है। 3 का पावर x ले लेता हूं मैं, इंटू 2 का पावर y ले लेता हूं, और बाकी जो बच गया वो रेट ले लेता हूं। तो a का पावर x बचेगा, b का पावर y बचेगा। सबको समझ में आ रहा है? 3 का पावर x बाहर ले लिया, 2 का पावर y बाहर ले लिया, अब जो बच गया वो रेट बन गया। तो इसको पूरा रेट लगा दो। तो 6 इंटू रेट
इक्वल टू 3 का पावर x 2 का पावर y इंटू रेट। रेट गॉट कैंसल। अब इसको तोड़ दो, 3 इंटू 2 के रूप में तोड़ दो, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 का पावर x इंटू 2 का पावर y। सिंस y इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 का पावर x इंटू 2, 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल टू 3 का पावर x, तो x भी कितना आ गया, 1 आ गया। एंड दिस इज द होल स्टोरी। जो रेट लॉ पूछ रहे थे एग्जाम में वो बन जाएगा रेट इक्वल टू k, a का पावर 1 एंड b का पावर 1, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। 3 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क। देख लो मेरे भाई, 3 मार्क। क्या बात है भाई, मजा आ गया सर। यस, मजा आ गया भाई, एकदम जबरदस्त हो गया है। तो ये सेशन एकदम फुल धमाल हो गया। क्या बोल रही पब्लिक? यस एवरीवन, जरा चेक कर बच्चा, चेक कर बच्चा, जरा फटाफट दिमाग चलाओ, जरा बताओ। कोई डाउट है तो बोलो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। क्या लग रहा है आपको 3 नंबर मिल रहे हैं सर? पूरे 3 नंबर मिलने वाले हैं, टेंशन नहीं है सर, फुल बवाल है, एकदम फुल बवाल है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। ये भी फ्री का मार्क्स है, बस जाओ और मार्क्स उठा लो, क्योंकि एक एक पॉइंट बस लिखना है। पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा ऑर्डर बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पे टाइटल दे दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें एक तरीका बताता हूं, क्लोरो का जो ऑक्सी एसिड होता है, जिसमें ज्यादा ओ रहेगा ना बच्चा, वो ज्यादा एसिडिक होता है, कहानी खत्म। या फिर ऐसे बोलो कि जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका ज्यादा ओ रहेगा। ओ किसके पास ज्यादा है सर? इसके पास ज्यादा है। हमको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम वाले को पहले लिखना है, तो हमारा आंसर ही यही आ जाएगा, सबसे कम, थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा। देखो ओ यहां पे ज्यादा है, इसलिए इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज ये जो भाई साहब होंगे इनका ऑक्सीडेशन भी बहुत ज्यादा होगा। देखो 4 दूनी 8 प्लस 1, इसमें Cl का ऑक्सीडेशन +7 होगा, इसमें +5, इसमें +3, इसमें +1, इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है वही ज्यादा एसिडिक होता है। नंबर सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। 1 नंबर मिल गया जी हाँ, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बस अरेंज बोला करने के लिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, सर कैसे करेंगे? MF का बहुत हाईएस्ट होता है बच्चा, क्योंकि साइज छोटा होगा तो वो ज्यादा आयन बनाता है, और MI सबसे कम होगा, तो सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा। मिल गया मार्क्स, फ्री के मार्क्स है भाई, लूट लो। अगला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। नंबर थर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। सर कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं है यार, HI का थर्मल स्टेबल सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा HBr, उससे थोड़ा ज्यादा HCl, और सबसे ज्यादा जो थर्मल स्टेबल तो HF होता है। साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, HCl, HBr, HF। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.3 नंबर। इससे इजी और क्या चाहिए लाइफ में भाई? ऐसा ही आंसर आना चाहिए सर, मजा आ जाएगा एकदम, है कि नहीं? फुल धमाका हो जाएगा एकदम। यस एग्री। चलिए उसके बाद, एक्सप्लेन ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये लास्ट कंटेंट लूंगा, क्योंकि आपको आपका लेक्चर भी तो 6:30 के आसपास खत्म हो जाएगा, ठीक है? और बोला है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन यूजिंग दिस, एक्सप्लेन उल्फ किश्नर रिडक्शन। आपको 3 नंबर का है, तो इसके ऊपर आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे, और यहां पर 1 नंबर नीचे मिलेगा। तो उल्फ किश्नर में आपको डिटेलिंग बतानी पड़ेगी थियरी के साथ में। व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन is reacted with, when aldehyde or ketone is reacted with, याद है कि भूल गए? हाइड्राजाइन, कॉमा इट गिव्स करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन। मतलब अल्डिहाइड लेंगे तो अल्डिहाइड का हाइड्रोजोन, कीटोन लेंगे तो कीटोन का हाइड्रोजोन, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन which is further reacted with, which is further heated
इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and ethylene glycol comma it forms alkane. This reaction is known as Wolff-Kishner रिडक्शन। अब आपको बच्चा अल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों का दिखाना होगा एक एक एग्जांपल के साथ। तो मैं यहां पे ले रहा हूं अल्डिहाइड स्टार मार्क करके, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, हाइड्राजाइन है तो NH2 यहां से H2O जो है कि बच्चा बाहर जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे अल्डिहाइड हाइड्रोजोन, इसको हम बोलेंगे अल्डिहाइड हाइड्रोजोन। इसको आगे हम हीट कर देंगे, इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे, जरा वो भी लिख दो, बड़ा यहाँ पे टाइटल आने वाला है थोड़ा सा, जो कटलिस्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है, KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो सर N2 बाहर जाता है और आंसर बन जाता है RCH3, यहां से N2 आपका उड़ के बाहर चला जाएगा, आंसर बन जाएगा अल्केन। कोई डाउट है? ये क्या है सर? अल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी तो बता दो भाई, मजा आ रहा है एकदम। वुल्फ किशनर कैसे किया, अब जरा यहां पे देख लेते हैं कीटोन के लिए, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR प्लस, एक एग्जांपल आपको दिखाना होगा, चाहे जिसका भी दिखाओ अल्डिहाइड या कीटोन का, बट आपको एक दिखाना पड़ेगा। जनरल पहले मैं दोनों दिखा देता हूं बिकॉज मैंने थियरी में दोनों स्पेसिफाई किया था। डबल बॉन्ड NH2, आगे इसको हीट करेंगे KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, तो अल्टीमेटली यहां पर NH2 बाहर चला गया, आंसर बन गया RCH2R। चलेगा बच्चा? ये हो चुका है अल्केन, इसका नाम है कीटोन और इसका नाम है कीटोन हाइड्रोजोन, इसको बोलेंगे कीटोन हाइड्रोजोन। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी का, फिर हम आगे के रिएक्शन पे आते हैं। R की जगह पे अगर मैंने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, ये लास्ट रखता हूं बच्चा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रखूंगा। कितना है भाई? 28। हाँ आराम से ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लो। NH2, यहां से H2O बाहर चला जाएगा, जैसे ही H2O बाहर जाएगा CH3 N डबल बॉन्ड है NH2, इसको बोलेंगे एसीटोन हाइड्राजोन, ठीक है। आगे हीट करेंगे KOH इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में, यहां से N2 बाहर, आंसर बन जाएगा CH3 CH2 CH3, N2 गैस बन के बाहर, आंसर क्या मिलेगा सर? आंसर बन जाएगा प्रोपेन। कोई दिक्कत है? ये आ गया एसीटोन। अब अगला क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या स्पेसिफाई किया है। अगला क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर प्रोपनन यूजिंग इथेनॉइल क्लोराइड एंड डाइमिथाइल कैडमियम। सब लिख के दे दिया यार, इससे इजी क्या रहेगा? इथेनॉइल क्लोराइड और डाइमिथाइल कैडमियम, इससे इजी क्या ही पूछेंगे? डाइमिथाइल कैडमियम मतलब ये एक नंबर का क्वेश्चन होगा, और इथेनॉइल क्लोराइड का मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड Cl। इतना इजी पेपर नहीं आएगा ये तो भाई, मतलब बोलते ना खाना परोस दिया गया है, बोला बस खाना खा ले बच्चा। एक होता है कि भाई पूरा खाना बनाना है अपने को,
पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बनाना है, फिर खाना खाना है। ये तो टाइम पास चल रहा है, आपको सब कुछ दे दिया है। दो कार्बन को बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। सर बाहर क्या निकलता है? सर हमको बोला तो है प्रोपेन बनाने के लिए। भाई मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही पूछेंगे। राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉन, मतलब प्रोडक्ट भी दे दिया, यूजिंग दिस एंड दिस रिएक्टेंट भी दे दिया। भाई कमाल है भाई, वाह वाह रे बोर्ड वाले, तेरा खेल निराला। कहीं पे क्वेश्चन को डाला है डिफिकल्ट तो कहीं पे इजी कर डाला। वाह भाई वाह, क्या सीन है। मतलब CdCl2, सर CdCl2, सर Cl2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला 2 ये वाला 2 कॉमन ले लो, आंसर बन जाएगा प्रोपेनॉन। देख बच्चा, बोलो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कहीं पर भी? ये इस जो लाइक से बच्चा उसको 1000 पहुंचा दो फटाफट जितना जल्दी हो सके, ताकि मुझे भी एक अंदर से जज्बा बना रहे कि यस हमारे बच्चे जो है कि एकदम लाइक में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते हैं। जितने बैठते हैं भाई लाइक करके जाते हैं, क्योंकि कंटेंट मिल रहा है उस तरीके का, एकदम पावरफुल कंटेंट। इस सेशन को फिलहाल मैं यहीं पर रोक रहा हूं, इसलिए नहीं कि आगे का सेशन भाई कंटेंट है नहीं सर के बाद, भाई कंटेंट तो है अपने पास। क्वेश्चन चाहिए तो दिखा देता हूं मैं क्या क्या क्वेश्चन है। पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, 4 पोस्टुलेट्स है। नेम हेक्साडेंटेट, मतलब कि आपको EDTA की बात कर रहा है ये बेसिकली। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बेसिक सा डेफिनेशन, 2 एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। ओ हो बेसिक रिएक्शन, एकदम सिंपल रिएक्शन है। अल्कोहल मिलाएंगे, ये मिलाएंगे तो यहां पर बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, केसर मिलाए तो इथाइल साइनाइड, और लिथियम ब्रोमाइड बने तो आपका अमाइन बन जाएगा। एसिड बेस, ब्राउनशेल थ्योरी, रिलेशन पीएच पीओएच, तो कुछ नहीं है भाई, खत्म होने वाला है समझो, ठीक है। मैंने सेक्शन सी पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, बाद में इसके आगे सेक्शन डी आएगा, जो कल देखता हूं कि मैं लेता हूं, ठीक है। चलेगा बच्चा? तो इसी के साथ ये जो सेशन है यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूं। जाते जाते बच्चा सेशन को लाइक करके जाओ, 1000 लाइक पहुंचाना, ये टारगेट लेकर चलो आप कुछ भी करके, ठीक है। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो, सर मैं आज ही चैनल देख रहा हूं आपका, बता नहीं आप क्या करवा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई इस पे बहुत कुछ करवा दिया है। आप शायद अभी नए नए जुड़ रहे हो तो ट्यूनिंग सेट करने में थोड़ी सी टाइम जा रही होगी, लेकिन बच्चा इस चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री का हर एक कंटेंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज हमने करवा के दी हो, इसके पहले भी अगर आप जाके देखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर करवा के दिया है, डिटेल लेक्चर करवा के दिया है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं है, कहीं पर कोई चार्जेस नहीं है कि अनहिडन चार्जेस। बोलते हैं ना कि सर आप बाद में रजिस्ट्रेशन के नाम पर आप बोलेंगे 49 रुपए जमा करो, 39 रुपए जमा करो, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। MSc के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए, अगर MSc के लिए आपको बैच चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको हमारे ऐप के ऊपर, जो कि क्रैश कोर्स है, टॉपर्स का क्रैश कोर्स है, बहुत ही पावरफुल होता है। और इसे आप ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर आप प्ले स्टोर में डालेंगे ना, ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप आपको दिख जाएगा। उसका डाउनलोड देखो 100K प्लस है, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। और प्लस उसके रिव्यू पढ़ सकते हैं, 4.8 के नीचे तो रिव्यू कभी आई नहीं आज तक, 4.95 तक भी टच गया है, ठीक है। तो भाई बच्चों का जो सपोर्ट है, बच्चों का जो प्यार है, वो एकदम असीम है, और मैं चाहता हूं कि आप उसका जो है कि बच्चा हिस्सा बनिए, ठीक है। रेदर देन कि कहीं पर कॉम्प्रोमाइज वाली स्टडी करनी पड़े, मजबूरी वाली स्टडी करनी पड़े, उससे अच्छा यार कहीं पर हाई क्वालिटी वाली स्टडी करो, हमारे साथ आपको मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।